चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब एक काम करिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से पहले सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन में वो आपने पढ़ा था ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। ओपनिंग डब्ल्यूडीपी ऑफ ब्लॉक प्लस उसमें ऐड करते थे एबीसी और माइनस क्या करते थे मनी पेबल। अच्छा एक चीज बता रहा, मनी पेबल में हमेशा क्या माइनस करते थे सेलिंग प्राइस। भूलना मत कुछ भी जो बताया है। तो क्या आ जाता था डब्ल्यूडीपी ऑफ ब्लॉक और डेप्रिसिएशन, यस और नो। और बेटा वहां से आप बनाते थे वर्किंग नोट नंबर 1, वहां से आप क्या बनाते थे वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जहां पर बेटा आप है ना, चलो अपन उसको तो डिस्कस कर ही लेंगे अभी। ये क्वेश्चन है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्लीज फोकस करिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करने और आपको समझना है कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं। क्योंकि बेटा इनकम टैक्स में क्वेश्चन यूनिक आने वाला है, रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको अपने आप को डेवलप करना है कि आप क्वेश्चन मतलब सोल्व कर पाओ खुद से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ मेरी तरीके सीखने पड़ेंगे कि कैसे मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर। सब लोग का फोकस होना चाहिए बहुत अच्छे से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 इजीली बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये है कि इजीली बन जाए तो आप इसको हल्के में मत लेना कि आप पता चल रहा है कि छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, आपको बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि यूनिक आने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छे से सीखना है कि कैसे क्या करना है अपन को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बेटा ध्यान से सुनना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले आपका वो जाना चाहिए ध्यान कि वो बिजनेसमैन कैसा है। कौन है भैया? मैन्युफैक्चरर। आपको पता है क्यों ये इंपॉर्टेंट है? एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 लोगों को मिलता है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। कभी भी आप पीडीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा सबसे पहले आपका फोकस जाना चाहिए कि बिजनेसमैन कर क्या रहा है। क्या वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो ट्रेडर है, होलसेलर है, या फिर वो मैन्युफैक्चरर है? समझ रहे हैं क्या मेरी बात? फर्स्ट चीज। अच्छा देखिए क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1/4/2022। बेटा डब्ल्यूडीबी 31/3/2022 आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन फॉर 21/22। मतलब 21/22 का डेप्रिसिएशन भी लग चुका है और आपको डब्ल्यूडीबी गिवन है 30 लाख रुपए। ये बेटा आपकी पता है क्या है? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। बेटा ध्यान से सुनना, ये आपको क्या गिवन है? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। सब लोग प्लीज फोकस करेंगे। एक काम करते हैं यार, फॉर्मेट बनाते हैं अपन अपना, और अपन ने जो फॉर्मेट सीखा है अपन को एग्जाम में वैसे ही सोल्व करना है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एक काम करिएगा बेटा, आपको लिख के नहीं करना है कुछ भी सोल्व, आपको बुकलेट में मार्क करनी है चीजें। मैं आपके सामने फॉर्मेट बना रहा हूं क्योंकि आपको इस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम में। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कौन से सिस्टम के अंदर कर रहे हो बेटा? ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। अच्छा इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट होता है सर ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस इसमें क्या करते हो? एडिशन, ऐड करते हो एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। और बेटा ये 3 बाइफर्केशन के साथ करते हो, ए बी और सी। आपको पता होगा एक में था 180 दिन या उससे ज्यादा, एक में था लेस देन 180 डेज और तीसरे में था नॉट पुट टू यूज। अच्छा फिर क्या करते हो? माइनस क्या करते हो आप लोग? मनी पेबल। मनी पेबल माइनस करते हो बेटा। पीडीपीपी का सबसे टेक्निकल पार्ट डेप्रिसिएशन ही मैं आपको बता दूं। मनी पेबल आपने माइनस कर दिया तो आपका क्या आ जाता है? डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक। क्या बोलते हो? पूरा नाम बताओ इसको, डब्ल्यूडीबी ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। और बेटा इसमें से आप फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, और डेप्रिसिएशन आप यहां कैलकुलेट करते हो या सेपरेटली वर्किंग नोट नंबर 1 में करते हो? वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर डेप्रिसिएशन। तो आपका क्या आ जाता है बेटा? क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। ऐसे ही कुछ होता है क्या? ऐसा ही कुछ होता है या एग्जैक्टली ऐसा ही होता है? दिस इज गोइंग टू बी योर प्रेजेंटेशन इन एग्जाम। ये आपका एग्जाम में प्रेजेंटेशन है। अब एक काम करिए, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी क्वेश्चन में गिवन है क्या बेटा? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी गिवन है 30 लाख रुपए। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी को आपने लिख दिया 30 लाख रुपए। मैं आपको लिख के सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख के इसलिए करवा रहा हूं कि आपको ध्यान देना है कि आपको इस फॉर्मेट पे स्टिक रहना है। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी बेटा 30 लाख है। अब आपको ऐड करना है एसेट का एक्विजिशन। देखिए न्यू, आप लोग पता है क्या करना, आप लोग मार्क जरूर करना जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। जैसे अभी आपने ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मार्क कर लेना चाहिए आपको, और आपका एरो यहां से भी निकल जाना चाहिए कि दिस इज ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। समझो मेरी बात को बेटा, आगे जब करोगे ना तो आपको इजी होगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2022। बेटा 8 जून 2022 को करा है। आप मुझे बताओ 180 दिन या उससे ज्यादा है या फिर कम है बेटा? क्योंकि कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप यहां पर दिन कैलकुलेट करोगे तो ये है आपका 8 जून और ये है 31 मार्च। आपको दिन बेटा 8 जून से 31 मार्च तक के कैलकुलेट करने हैं। गलती मत करना आप स्टार्टिंग से 8 जून तक के कैलकुलेट करने की। तो यार यहां से लेके यहां तक के अगर आप दिन कैलकुलेट करोगे, एक बार सिर्फ अंदाजा लगा लेते हैं, जून में कितने दिन होते हैं बेटा? 30।
8 हो चुके हैं, मतलब जून में कितने 23, चलो 22 मान लेता हूं, जून में कितने 22, अच्छा जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में भी 31, फरवरी में 28, मार्च में 31। अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना तो 180 छोड़ो 250 दिन हो जाएंगे, 180 छोड़ो बेटा 250 दिन हो जाएंगे। कोई मुझे बता रहा है 298 डेज। चलिए ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि बेटा जब आप दिन कैलकुलेट करोगे तो यहां से यहां करोगे, इधर मत कर लेना। सबको ये बात क्लियर है? अब मुझे बताओ ये जो है आपका, ये है असेट का एक्विजिशन, फुल वाला है या हाफ वाला है? मतलब 180 डेज से कम वाला है या ज्यादा वाला है? 180 डेज और मोर। अच्छा सेकंड क्या है बेटा? न्यू प्लांटिंग मशीनरी एक्वायर्ड अंडर एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2022। बेटा ये मात्र 3 महीने यूज हुआ, मतलब ये कौन सा है सर? लेस देन 180 डेज। तो बेटा ए के अंदर लिख दूंगा ये, और बी के अंदर क्या लिख दूंगा ये। तो ए के अंदर मैं लिख देता हूं यार 20 लाख, है ना, 180 डेज और मोर में 20 लाख लिख देता हूं, और इधर लिख देता हूं 8 लाख। तो आप मुझे बताइए आपका कितना आ जाएगा टोटल? 30, 20, 50 और कितना? एक सेकेंड, मनी पेबल कितना है बेटा? मनी पेबल है 0। तो एक काम करो, ये आपका टोटल आया होगा 58 लाख। इस 58 लाख में से आप 0 माइनस कर दोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा? 58 लाख। बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, लेकिन पहला क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के जानबूझ के करवा रहा हूं। डेप्रिसिएशन के 5-6 क्वेश्चन आएंगे, आगे नहीं करवाऊंगा ऐसे लिखकर। तो WDP ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 58 लाख रुपीस। अब बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, सर डेट ऑफ पुट टू यूज इंक्लूड करेंगे क्या? यस बेटा करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 23 मार्च को यूज हुआ है तो 23 मार्च को भी यूज हुआ है वो। तो क्लोजिंग WDP, अब क्लोजिंग WDP निकालने के लिए बेटा आपको चाहिए डेप्रिसिएशन। बच्चे प्लीज फोकस करिएगा यहां पर। अब बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्लीज आंसर करिएगा, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सब कुछ आता है। आप मुझे बताइए ये चारों असेट सेम ब्लॉक के हैं या 2 ब्लॉक हो रहे हैं? कैसे सर? सर यहां से लेके यहां तक एक ब्लॉक है, और ये कंप्यूटर सर, कंप्यूटर 40% के अंदर आता है। कंप्यूटर इज 40% प्लांट इन मशीनरी। मुझे आंसर करिएगा बेटा, इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है कि ये 15% है। अब बताओ ना कैसे आपने मान लिया ये 15% है? मैंने आपको बताया था बेटा अदर प्लांट इन मशीनरी ही सबसे यूनिवर्सल होता है और कुछ नहीं है। मतलब कौन सा ये यार? अदर प्लांट इन मशीनरी, जो कि कितना होता है? 15%। एग्जाम में बेटा होने वाला है आपके पास, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन वही आने वाला है 15% अदर प्लांट इन मशीनरी। तो आप मुझे एक चीज बताइए ईमानदारी से, डेप्रिसिएशन एक बार कैलकुलेट करोगे या 2 बार करना पड़ेगा? अच्छा 2 बार, मतलब कंप्यूटर का अलग होगा, आपका ऐसा कहना है? चलिए तो मैं आपको बताऊं बेटा, अगर ऐसा होगा एग्जाम में तो आपको क्या करना है, इसी के साइड में, क्योंकि फॉर्मेट तो आपने बनाया हुआ है, आपने फॉर्मेट बेटा यही बनाया। अब इसी के साइड में ओपनिंग WDP आ जाएगी 0। आपने बेटा करंट ईयर में खरीदा है, देखना पड़ेगा कब खरीदा है। 2 जनवरी 2023। मोर देन 180 डेज या लेस देन 180 डेज? लेस देन 180 डेज, मतलब बी के अंदर आएगा ये। बी के अंदर कितना? 3 लाख। तो बेटा यहां भी 0 आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा? 3 लाख, और इधर कितना आ जाएगा? 0 0, तो इधर भी कितना आ जाएगा? 3 लाख। अच्छा कुछ भी बेचा नहीं है तो आपकी ब्लॉक की वैल्यू भी कितनी बची है? 3 लाख रुपए। अरे यस और नो? अब एक काम करते हैं बेटा, अब चलते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर 1 के पास। फोकस करिएगा अच्छे से। आप गए वर्किंग नोट नंबर 1 के पास, और आप इसको पता है क्या देते हो? आप इसको देते हो बेटा WDP ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि आपकी पहले वाले प्लांट 15% प्लांट इन मशीनरी की कितनी थी? 58 लाख। इस 58 लाख के 3 हिस्से करते हो आप, अगर आपको याद हो। बताइए कौन कौन से हिस्से होते हैं? सर पहला हिस्सा हमेशा होता है नॉट पुट टू यूज। यस वेरी गुड। सेकंड हिस्सा? सर सेकंड हिस्सा हमेशा होता है लेस देन 180 डेज। और तीसरा हिस्सा सर फुल वाला होता है, जिसको हम निकालते कैसे हैं? बैलेंसिंग फिगर। तो बेटा 58 लाख में से नॉट पुट टू यूज का 0 है। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा एसेट नहीं है जो आपने खरीद लिया और यूज नहीं किया। अच्छा आप मुझे बताइए लेस देन 180 डेज वाला कितना है? एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूं। बी वाले पॉइंट में आपने लिखा था 8 लाख, मतलब यहां कितना आने वाला है बच्चे? 8 लाख। और बेटा बैलेंसिंग फिगर आप निकालोगे तो इधर कितना आ जाएगा? 50 लाख। अब एक काम करिए, यहां पर रेट कितना लगेगा? 0। यहां पर लगेगा 7.5% और यहां 15%।
तो बेटा 8 लाख का 7.5% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 67,000, अच्छा 60,000। और इधर 50 लाख का 15% निकालोगे तो 7.5 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन कितना 8,10,000, यस और नो, डेप्रिसिएशन कितना 8,10,000। बेटा अभी आपका सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट एडिशनल डेप्रिसिएशन सिंस असेसी इज मैन्युफैक्चरर, है ना, क्योंकि असेसी मैन्युफैक्चरर है। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूं बेटा, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में यही ढूंढते हो कि असेसी करता क्या था, असेसी कौन है यार, मैन्युफैक्चरर। तो आपको क्या मिलेगा, मार्क कर लेना आपके क्वेश्चन में, आपको क्या मिलने वाला है बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलने ही वाला है। अब बेटा मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर करिएगा प्लीज। सबका फोकस होना चाहिए एडिशनल डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे बताओ क्या इस वाले पे मिलेगा एडिशनल, क्यों नहीं मिलेगा, ये तो ओल्ड है, ये तो ओल्ड है सर, एडिशनल तो करंट वालों को मिलता है। अच्छा इस पे मिलेगा क्या, यस सर मिलेगा। और कितना मिलेगा सर, पूरा 20% मिलेगा। क्यों, क्योंकि बेटा नॉर्मल, यस क्योंकि सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन फुल मिल रहा है, मतलब एडिशनल भी कैसे मिलेगा, फुल। अच्छा ये वाले पे मिलेगा क्या, यस सर मिलेगा, लेकिन सर करंट ईयर में 10% मिलेगा और बचा हुआ 10 अगले परसेंट में मिलेगा। अरे यस और नो, क्या ये बात आपको क्लियर है सबको। अच्छा इसके बाद देखिए बेटा, कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, मैंने आपको बताया था 4 चीजों पे, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एडिशनल डेप्रिसिएशन इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बिना क्वेश्चंस, मतलब आप समझ लीजिए हर क्वेश्चन में वो आने वाला है। बेटा 4 लोगों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन। कितना मिलता है, 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा अगर नॉर्मल वाला हाफ मिल रहा है तो एडिशनल भी कितना मिलेगा, हाफ। बचा हुआ हाफ कब मिलेगा, अगले साल। फिर मैंने आपको सिखाया था 4 चीजों पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बेटा ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा ये 4 चीजें। बेटा एक तो उस पे नहीं मिलेगा, उन एसेट पे जिसपे आप 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, यस और नो। सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा, ऑफिस में यूज करोगे, घर पे यूज करोगे, एसेट नहीं मिलेगा, मतलब कहां यूज करोगे, फैक्ट्री में तो मिलेगा। अरे यस और नो, और बेटा वो व्हीकल्स वगैरह पे नहीं मिलेगा। ये 4 चीजें याद रहेंगी आपको। अब बेटा एक काम करिए, देखिए 4th वाले पॉइंट में लिखा है कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, एडिशनल विल नॉट बी अलाउड। बेटा अगर क्वेश्चन में लिखा होता, ध्यान से सुन लेना, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि ये कंप्यूटर फैक्ट्री में इंस्टॉल हुआ है तो मिल जाता। क्यों नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि आप बेटा कहां पर यूज कर रहे हो, ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर। क्या आपको ये बात क्लियर है, बहुत अच्छे से। चलिए अब मुझे बताओ बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा है तो इस पे कितना मिलेगा, 20 लाख पे 20%, कितना 4 लाख। और इस पे कितना मिलेगा, 80 लाख का 10%, 8 लाख का 10% मतलब 80,000। टोटल कितना, 4,80,000। तो बेटा आपका डेप्रिसिएशन जो आया था ना 8-10, क्या यहां पर एडिशनल भी ऐड कर दूं, कितना सर, टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 12,90,000 रुपए। 12,90,000 रुपीज इज योर फाइनल डेप्रिसिएशन। दिस इज फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत बारीकी नहीं बेटा, कोई बारीकी नहीं है अभी तक, कोई भी बारीकी नहीं है। हाँ अभी तक कोई भी बारीकी नहीं है। 12,90,000 डेप्रिसिएशन आपने लिख दिया, तो एक काम करिए यहां पर कितना आ जाएगा, मतलब क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी कितनी आ जाएगी, 45 लाख सर, 45,10,000 रुपीज। अच्छा बेटा आप पता है क्या करोगे, ये जो छोटा वाला ब्लॉक होगा ना ऐसा, इसको आप है ना इज्जत नहीं दोगे, उसके लिए आप सेपरेट कुछ करोगे नहीं, लेकिन करना है यार उसके लिए भी, उसको भी आप ठीक इसी तरीके से करोगे। इस बार मैं पता है कौन सा सोल्व कर रहा हूं, इस बार मैं सोल्व कर रहा हूं 40% प्लांट एंड मशीनरी। बेटा आप लोग कसम खा लेना मेरे साथ के सर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सोल्व तो ऐसे ही करेंगे। अगर ऐसे ही करोगे ना तो ही आपका 100% सही होने वाला है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बेटा, वहां पर शॉर्टकट लगेगा, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में जब लॉन्ग कट लगेगा ना वहां आप दिक्कत कर दोगे फिर कभी। इसलिए अपनी हैबिट बना लो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की। 40% प्लांट एंड मशीनरी कितना था उसका ब्लॉक, 3 लाख रुपए। बेटा ये 40% प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है 3 लाख, और मैं सब कुछ ये मिटा देता हूं यार। तो बेटा नॉट पुट टू यूज 0। अच्छा यही आ जाएगा 3 लाख, तो बैलेंसिंग इधर कितना आ जाएगा 0। डेप्रिसिएशन 7.5 की जगह इधर कितना हो जाएगा 20%, और इधर कितना हो जाएगा 40। अच्छा पहले से कैलकुलेटेड है। तो बेटा आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा सर, 60,000 रुपए आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। एडिशनल मिलेगा या नहीं मिलेगा,
नहीं, तो बेटा 60,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा डेप्रीसिएशन, 60,000 रुपीज ही आपका क्या हो जाएगा डेप्रीसिएशन। इसको आप लिख दोगे यहाँ पर 60,000 और आपकी क्लोजिंग WDV कितनी आ जाएगी 2,40,000। अब पता है आप लोग शॉर्टकट क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूं। आप लोग ना क्या करोगे, आपको दिख रहा है क्वेश्चन में सीधा सीधा कर सकते हो, ऐसा करने की वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा उसके चक्कर में आप बड़े क्वेश्चन में दिक्कत दे दोगे। आपको दिख रहा है सर 3 लाख रुपए का है, एक ही है, कुछ ज्यादा उसमें है नहीं, एक ही है, और उस पर कितना डेप्रिसिएशन मिलने वाला है हाफ, मतलब 20%। हाफ मिलेगा ना यार, 40 का हाफ मतलब कितना 20%। तो आप डायरेक्टली 3 लाख का 20% निकाल सकते हो, और निकाल भी सकते हो आप। लेकिन पता है आप उसके चक्कर में ये अपनी आदत छोड़ दोगे, और आदत मत छोड़ना बस, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो अच्छा आएगा। सबको क्लियर है मेरी बात? तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो इलस्ट्रेशन 1 था बेटा डेप्रिसिएशन का, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे आपको, आप उससे इंपोर्टेंस समझिएगा डेप्रिसिएशन की। बेटा ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है मात्र, उसमें कुछ है भी नहीं, इट इज नथिंग जी। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहली चीज तो मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपका आने नहीं वाले हैं। अभी पहले सॉल्व कर लो, अभी से प्रैक्टिस चल रही है अपन को फुल फ्लेज क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन तो पूरा 14 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है पूरा, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, बहुत नेग्लिजिबल चांस है, 2-3% ही चांस है कि इस डेप्रिसिएशन पे वो सेपरेट क्वेश्चन पूछ ले, 5 नंबर का 4 नंबर का। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्लियर है आपको? अब बेटा जिसको डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आया हो तो आगे के क्वेश्चन में देखना तू। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को 1 मिनट, अभी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको होल्ड करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाए आप लोग। बेटा ये डेप्रिसिएशन का अगेन क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करवाएंगे मुझे अच्छे से। अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर धवल कमेंस्ड प्रैक्टिस। अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर धवल कमेंस्ड प्रैक्टिस। एक सेकेंड, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब अपनी फ्रेटर्निटी की एक बंदी है मिस्टर धवल, जो कि यार क्या कर रही है, सीए प्रैक्टिस। मुझे बताओ क्या ये मैन्युफैक्चरर है? आप मुझे बस सिर्फ इतना सा बता दो, न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चीज बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? तो एडिशनल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा एडिशनल। आगे लिखा है हैज एक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेट इन हिज ऑफिस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 एट द कॉस्ट शोन अगेंस्ट ईच आइटम। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 assuming that all the assets were purchased by way of account pay check। आपने सभी, मतलब बेटा आपने सब कुछ सही करा है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपसे एक्सपेक्टेड भी था कि आप कुछ सही, सब कुछ सही करोगे। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, अगेन बेटा जैसे आपने सीखा वैसे ही करना है आपको, ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। अच्छा आपको पता है 2 मेथड थे, कौन कौन से थे? WDV और SLM। सबके पास WDV था, SLM था? सर सबके पास WDV था, SLM सिर्फ वो 3 लोगों के पास था, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। ऐसे ही था ना यार? चलिए एक काम करिए बेटा, कंप्यूटर। अच्छा कंप्यूटर कौन से ब्लॉक के अंदर आता है ये बताओ मुझे? 40% प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा कंप्यूटर का यूपीएस भी 40% प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर का प्रिंटर भी 40% प्लांट एंड मशीनरी, और बुक्स भी 40% प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद बेटा ऑफिस फर्नीचर, अच्छा ये सेपरेट ब्लॉक है, ऑफिस फर्नीचर सेपरेट ब्लॉक है, 10% फर्नीचर, यस और नो। और इसके बाद बेटा लैपटॉप अगेन 40% प्लांट एंड मशीनरी। मतलब कितने ब्लॉक हैं आप तो मुझे ये बता दो बेटा, ध्यान से सुन लो अच्छे से, कितने ब्लॉक हैं? क्यों बेटा 3 क्यों दिख रहा है? एक सेकेंड, ये मैंने बीच में एंड लगा दिया तो आपने इसको नया ही ब्लॉक बना दिया, वैसे ही लिख देता हूं। तो ये देखो मैं कलर से मार्क कर देता हूं, 40%, 40%, 40%, 40%, 40%, ये आपका हो गया एक ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 1। और बेटा येलो वाले कलर से जिसको मैंने मार्क करा है वो आपका हो गया ब्लॉक नंबर 2। जयेश बेटा इस क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है, डेट ऑफ पुट टू यूज भी गिवन है, मतलब किस दिन खरीदा गिवन है, किस दिन पुट टू यूज करा गिवन है। तू मुझे बता दे इनकम टैक्स में रेलेवेंट क्या होता है? तो क्या मैं इसको कट कर सकता हूं? यस, आप भी प्लीज इसको कट कर दीजिएगा। डेट ऑफ एक्विजिशन इज इररिलेवेंट गिवन टू कंफ्यूज यू। क्या रेलेवेंट होता है सर? डेट ऑफ पुट टू यूज। अच्छा मुझे बताइए 1 अक्टूबर को पुट टू यूज किया है, फुल या हाफ? कैलकुलेटर चलाइए, दिन कैलकुलेट करिए 1 अक्टूबर। आप तो कैलकुलेट करिए बेटा, मुझे तो ऑलरेडी पता है, मुझे ऑलरेडी पता है, आप कैलकुलेट करिए जल्दी से।
मोर देन 180 डेज। बेटा मैं आपको बता दूं 3 और 4 अक्टूबर 2 डेट होती है जो कि रेलेवेंट होती है यहां पर, लेकिन आपको वो याद नहीं रखनी, आपको कैलकुलेट ही करना है। तो बेटा दिस इज मोर देन 180 डेज। इसके बाद बेटा ये 8 अक्टूबर है तो ये, अच्छा एक काम करो आपकी समझ के लिए, बैठ जाइए, सुनो मेरी बात ध्यान से प्लीज, फिर बाद में आप क्वेश्चन पूछोगे इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, ध्यान से सुन लो एक बार। बेटा ये मोर देन 180 डेज लेस देन 180 डेज लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो क्या मैं डायरेक्टली फुल या हाफ लिख सकता हूं क्या? आपको पता है मोर देन 180 डेज फुल एक ही बात है, अरे यस और नो? तो एक मुझे बात बताओ बेटा, 1 अक्टूबर 2022 फुल, 8 अक्टूबर 2022 हाफ, अगेन सर फुल, अगेन सर फुल, फिर फुल, हाफ। कोई भी बेटा डेट याद मत रख लेना कि इतनी तारीख डेट आ रही है। मैं आपको बता दूं 3 तारीख, 3 और 4 तारीख, मतलब लीप ईयर के केस में 3 होती है या 4 होती है, 2 तारीखें, 3 या 4 तारीख रेलेवेंट होती है अक्टूबर की फुल या हाफ के लिए, लेकिन आपको इसे याद नहीं रखना, आपको तो कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा फुल 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 हाफ ऐसे आपने मार्क कर लिया। कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक। कितने ब्लॉक है बेटा? 2 ब्लॉक। अरे यस और नो? ओपनिंग WDB ऐड करोगे आप क्या? ABC शॉर्टकट में करूंगा आप, और लेस क्या करोगे? मनी पेबल। क्या जाएगा आपका, जल्दी से बताइए मुझे। WDB फॉर डेप्रिसिएशन, वही WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन शॉर्टकट में लिखा है। अच्छा इसमें से क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग WDB। और मुझे एक चीज बताओ, ये आप एक बार करोगे या 2 बार करोगे? क्यों 2 बार क्यों करोगे? वजह सर, एक है 40% प्लांट एंड मशीनरी और एक है 10% फर्नीचर, और मैं तो आपको बता रहा हूं बेटा ये 10% फर्नीचर, अब मैं छोटे वाले ब्लॉक को सॉल्व भी नहीं करवाऊंगा, सेम ही होता है, वो आप कर लेना अगर करना हो तो बेटा ओपनिंग WDB, एक काम करते हैं, क्वेश्चन में क्या ओपनिंग WDB गिवन है? बेटा क्वेश्चन में हिंट गिवन थी कि न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ओपनिंग WDB नहीं है। अरे यस और नो? तो बेटा आपने जो असेट खरीदे वो अभी खरीदे, तो एक काम करिए, ये फुल वाला क्या ए के अंदर आ जाएगा? यस। और ये बी में आ जाएगा, ये भी ए में आ जाएगा, फिर अगेन ए, और बेटा ये अगेन बी। तो एक काम करिए, मुझे ए का टोटल बता दीजिए। ए का टोटल बेटा मैं आपको मार्क कर देता हूं, ए ये 35,000, 12,500, बेटा एक ब्लॉक का बताना, दोनों ब्लॉक का मिक्स क्यों कर रहे हो? देखो ये ए है बेटा, ये आपका ए है, और कौन सा ए है मैं आपको बता दूं, ये ए है आपका, और आपका ये भी ए है, तो इन तीनों का टोटल बताओ मुझे कितना है? 60,500 रुपए। तो यहां पर बेटा आप लिखोगे 60,500 ए के अंदर। अच्छा बी का टोटल अगर मैं आपसे पूछूं तो बेटा बी में एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 43 और 8,000, 51,500 रुपए। तो आपका बी में आ जाएगा सर 51,500। और बेटा मैं आपको बता दूं सी में जनरली 0 ही होता है, वो तो मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था ना उसमें मैंने आपको जानबूझ के दी थी एक गाड़ी जो कि नोट पुट टू यूज थी, जनरली यहाँ पर 0 होता है। तो एक और मनी पेबल कितना है बेटा? 0। व्हाट इज मनी पेबल? सेल्स। क्या कोई भी एसेट बेचा है? नहीं, तो मनी पेबल कितना है? 0। तो WDB ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन 1,12,000। वर्किंग नोट नंबर 1 में जाओगे तो 1,12,000 के शायद 3 हिस्से करोगे, नोट पुट टू यूज में 0 आ जाएगा, लेस देन, मतलब हाफ वाले में कितना जाएगा? 51,500, और इधर कितना जाएगा बेटा? फुल वाले में 60,500। तो इस पे आप लगाओगे 40%, इस पे आप लगाओगे 20%, तो आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन, बता दीजिए कितना? सर इधर वाले का आएगा 10,300, और इधर वाले का कितना आएगा? 24,200। और अगर मैं टोटल करवाऊं तो 34,500 रुपए। किस किस को डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बन रहा है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे आंसर करें जल्दी से। सर डेज कैसे कैलकुलेट करना है बेटा? डेज कैलकुलेट करना, एक सेकेंड, तुझे यहां से डेज कैलकुलेट करना है तो बेटा अक्टूबर में, मैं आपको इस वाले एग्जांपल से बता रहा हूं डेज का कैलकुलेट करना। बेटा अक्टूबर में ले लेना तू 31, क्योंकि अक्टूबर में 31 दिन यूज हुआ है, नवंबर में कितने दिन यूज हुआ है? 30, दिसंबर में कितने? 31, जनवरी में 31,
फरवरी में 28 और मार्च में कितना 31, इन सब का टोटल कर दो आप। एक 182 दिन आ रहा है पहले वाले केस में डेज का कैलकुलेशन, 182 डेज, इट इज मोर देन 180 डेज, हेंस डेप्रिसिएशन विल बी फुल। तो बेटा यहां पर 1,12,000 आ गया आपका WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपने कितना बताया 34,500 रुपए। अच्छा एडिशनल मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर नोट अ मैन्युफैक्चरर, नोट अ पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, एडिशनल नहीं मिलेगा। तो बेटा यही है बस जो है, तो आपका क्लोजिंग कितना जाएगा 77। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक चीज ईमानदारी से आंसर करिएगा बेटा, डेप्रिसिएशन थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसलिए कुछ बच्चे लिंक शायद नहीं कर पा रहे हो, अभी नहीं कर पा रहे, तो बेटा देखते रहो, बस हो जाएगा आगे जाके लिंक, 2 4 5 क्वेश्चन है उसके। तो 77,500 रुपए आपका आ गया है क्लोजिंग WDV, क्या यही अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा? अगर होता ऐसा तो यही क्या बन जाता बेटा अगले साल का ओपनिंग। अच्छा इधर 10% फर्नीचर की बात करूं तो क्या है आपके पास, क्या खरीदा था आपने? अच्छा 3 लाख सर फुल में है, तो एक काम करता हूं सर 3 लाख रुपए फुल में ही लिख देता हूं, 3 लाख, तो सब कुछ 0 आते हुए यहां भी कितना ही जाएगा 3 लाख। ओ बेटा क्योंकि फुल में है तो डायरेक्टली आपने डेप्रिसिएशन निकाल दिया 30,000 रुपए 10%, तो आपकी कितनी आ जाएगी 270। किस किस को एब्सोल्युटली क्लियर है डेप्रिसिएशन? बेटा मैं आपको बता रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं मैं, अभी आपको एक टेक्निकल वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दूंगा, सबसे टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन मुझे आपसे आप पे भरोसा है कि जो 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तोड़ना मत उस भरोसे को। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब आइए अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे। बेटा फोकस करना, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप मुझे चीजें समझाओगे प्लीज, ठीक है, क्योंकि आपके सामने एक नया ही क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताना आपको क्या समझ आ रहा है। मिस्टर गामा अ प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, वर्ड मैन्युफैक्चरर लिखा है, मतलब सर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। पहली नजर बेटा इसी चीज पे जाती है, मैं आपको बता दूं PDVP के अंदर। अच्छा किस चीज के मैन्युफैक्चरर है? टायर एंड ट्यूब्स फॉर मोटर व्हीकल ऑन 1 जनवरी 2022, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेट अप ऑन 1 मई। बेटा आपने फैक्ट्री बना ली है 1 मई को, ही कमेंस हिज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑन 1 जून 2022। बेटा आपने 1 जून 2022, प्लीज फोकस करिएगा मेरे सभी बच्चे, आप कब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? 1 जून 2022। एक चीज बताइएगा ईमानदारी से, अब अगर कोई एसेट आपने खरीदा है तो पुट टू यूज किस तारीख को होने वाला है? 1 जून, क्योंकि फैक्ट्री स्टार्ट किस दिन हो रही है बेटा? 1 जून। लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन यूनिट वाज 120 करोड़ रुपए। बेटा 120 करोड़ रुपए की आपने मशीन इंस्टॉल की है, यहां पर लिख देता हूं सिर्फ आपकी समझ के लिए, प्लांट एंड मशीनरी आपने इंस्टॉल की है 120 करोड़ रुपए की। कोई खुद से सॉल्व मत करना बच्चे, आपको मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है, क्वेश्चन को तोड़ना सीखना है। 120 करोड़ रुपए की आपने क्या इंस्टॉल करी है? मशीनरी। आगे लिखा है सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी बोर्ड फॉर 20 करोड़ रुपए। बेटा इस प्लांट एंड मशीनरी में 20 करोड़ रुपए की एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड है, इस पे एडिशनल नहीं मिलेगा। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड इन दिस प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूइंग 20 करोड़ रुपीस। अच्छा एक और लिखा है एंड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एसएससी एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 15 करोड़ रुपीस। मेरे प्यारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे सभी लोग। एक सेकंड, एडिशनल नहीं मिलेगा या डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा इस पे? तो क्यों नहीं मिलेगा, वजह बताइए मुझे। सर सेक्शन नंबर 35, सर सेक्शन नंबर 35 लग गया है यहां पर, और सेक्शन नंबर 35 ने आपको कितना डिडक्शन दिया होगा? 100%, क्योंकि 100% डिडक्शन आप 35 में ले चुके हो, मतलब बेटा सेक्शन 35, एक सेकंड, सेक्शन 35 में आप 15 करोड़ रुपए पे 100% डिडक्शन ले चुके हो गए, क्योंकि आप ले चुके हो तो सर अब ना तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा ना ही एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि कितने अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी 120 करोड़ की है, इसमें से 15 करोड़ आप हटा दोगे, क्यों? क्योंकि 35 में आपने उसका बेनिफिट ले लिया है, तो बची कितनी यार? 105 करोड़। बेटा इस 105 करोड़ पे, एक सेकेंड सर अगर नहीं लिखा होगा तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर नहीं लिखा है मतलब 15% प्लांट एंड मशीनरी। बेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज मत होना कुछ भी चीज में, ये 15% प्लांट एंड मशीनरी है आपकी, तो बेटा इस पे आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलने वाला है? 15%। निकालिए ना डेप्रिसिएशन, 15.75, तो आपकी क्लोजिंग WDV कितनी आ जाएगी?
105 माइनस 15.75, एक सेकेंड, क्लोजिंग WDV मत निकालिए क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है वहां पर। अब बेटा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये डेप्रिसिएशन सही है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या ये सही है? एडिशनल तो अभी अपन ने निकाला भी नहीं है, वी हैव नॉट कैलकुलेटेड एडिशनल, वी आर एट नॉर्मल डेप्रिसिएशन। मैं तो पूछ रहा हूं क्या ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन सही है? बेटा ध्यान से सुनना, आपने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया, आपने जो मशीन खरीदी है वो पुट टू यूज कब करी है? 1 जून, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन कितना मिलने वाला है? फुल। तो आपने डायरेक्टली कितना लगा दिया उसमें? 15% फुल। आप इसको चाहते तो जैसा अपन ने सीखा है वो 3 हिस्से करते आप वैसा कर सकते थे। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? तो बेटा आपका डेप्रिसिएशन कितना आ चुका है? 15.75। अब प्लीज फोकस करिएगा, बात कर रहा हूं एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में। बेटा 120 करोड़ रुपए की आपने मशीन खरीदी है, जिसमें से 20 करोड़ की पुरानी है, 20 करोड़ की सेकेंड हैंड है, ओल्ड। तो इसको हटा दूं क्या? यस। अच्छा 15 करोड़ पे क्योंकि आप साइंटिफिक रिसर्च का बेनिफिट ले चुके हो, वो भी हटा दूं क्या? यस। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा कितने पे? सर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 85 करोड़ रुपए पे। और बेटा क्योंकि नॉर्मल डेप्रिसिएशन फुल मिला है तो एडिशनल भी कितना मिलेगा? फुल। तो 85% का कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है? 20%। तो बेटा 85 करोड़ का 20% मतलब कितना? 17 करोड़ आपका हो जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 32.75 इज टोटल डेप्रिसिएशन। और बेटा अब आप निकाल पाओगे क्लोजिंग WDV 72.25। ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा प्लीज अच्छे से। बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, 4 लोगों को मिलता है। और कितना मिलता है? हमेशा 20%। ठीक है, 20% न्यू प्लांट एंड मशीनरी मिलता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ PGBP। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और मैंने तो अभी आपको बताई भी दी कि 20% न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा। और 4 असेट पे नहीं मिलता है, वो कौन कौन से हैं वो भी ध्यान रख लो, नहीं तो बाद में फिर वो पूछोगे। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा। और किस पे नहीं मिलेगा? प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन ऑफिस और रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। और कहां नहीं मिलेगा यार? व्हीकल्स वगैरह में। और ऐसे एसेट पे नहीं मिलेगा जहां पर आपने 100% डिडक्शन लिया हो। अभी आपने 15 करोड़ रुपए पे नहीं लिया, इसीलिए। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? ये इतना सा कंसेप्ट है, ये इतना सा कंसेप्ट है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करवाया गया है और आपसे बोला भी गया है कि आपको रिवाइज करके आना है। चलिए कौन से क्वेश्चन पे थे अपन? इलस्ट्रेशन नंबर 4। बेटा इलस्ट्रेशन 4 में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए मुझसे। कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो इलस्ट्रेशन 4 की दिक्कत की बात कर रहा हूं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है आपके लिए, हलवा है। बेटा एक काम करिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 अभी यहीं आप लोग मार्क कर लेना उसको, बहुत ही सिंपल है। क्लास में बेटे हर बच्चे से जिसने क्लास अटेंड की होगी उससे वो 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। देखिए लिखा है इलस्ट्रेशन मिस्टर ए फर्निश्ड फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 35। कौन सा था सेक्शन 35? साइंटिफिक रिसर्च। कौन सा था बेटा? अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो पहले थोड़ा सा सोचिए और फिर रिएक्ट करिए। इमीडिएट रिएक्शन से कुछ नहीं होता, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और फिर सोच के बताइए सेक्शन नंबर 35 कौन सा था बेटा? साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा साइंटिफिक रिसर्च में आपने क्या पढ़ा था वो? बेटा एक सेकेंड, साइंटिफिक रिसर्च इन हाउस आउटसोर्स। इन हाउस में प्री कमेंसमेंट, पोस्ट कमेंसमेंट। प्री कमेंसमेंट में मैक्सिमम 3 साल। रेवेन्यू में 2 ही खर्चों का मिलता था, सैलरी एक्सक्लूडिंग परकेजिट और मटेरियल। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सभी का मिलता था एक्सेप्ट फॉर लैंड। अच्छा पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट में सभी रेवेन्यू खर्चों का मिलता था, सभी कैपिटल का एक्सेप्ट लैंड। अरे यस और नो? और बेटा ये तो इन हाउस था, आउटसोर्स मतलब आपने पैसा किसी और को दिया। अप्रूव्ड राहुल ICU, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 100%। अरे यस और नो? IIT नेशनल लैबोरेटरी 100%, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी 100% जो कि रिसर्च। अरे यस और नो? सेक्शन 35 वो एक बड़ा सा आपने चार्ट देखा था, बहुत बड़ा सा। चलिए देखिए क्या लिखा है, अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च 100% डेप्रिसिएशन। आपको बेटा मैं आपको बता दूं, आपको वहां पर क्लोज नंबर तो याद ही नहीं रखना था, आपको ध्यान रखना था सेक्शन नंबर 35। और बेटा वहां पर सभी जगह कितना डिडक्शन है? 100%। मुझे एक चीज बता दीजिए ना, ये कहां पर फॉल कर रही है? बेटा ये अप्रूव्ड राहुल ICU में फॉल कर रही है ना, ये रिसर्च एसोसिएशन है तो इसको कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 100%। अच्छा अमाउंट पेड टू IIT
100% में तो आपको बता रहा हूं बेटा, आपको वो तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो ध्यान रखना है 100% डिडक्शन। फिर देखिए लिखा है अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड। बेटा थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, प्लीज फोकस करेंगे बेटा। जब कंपनी हटाए ना थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि हर कंपनी को नहीं मिलता, सिर्फ उसी कंपनी को मिलता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही बनी है। जैसे कि बेटा भारत बायोटेक है, समझ रहे हैं मेरी बात, जो कंपनी बनी ही इसलिए उसको मिलता है। तो ये क्या है, अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया व्हिच हैज एज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज इज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 100%। फिर लिखा है बेटा एक्सपेंडिचर इनकर्ड और इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक सेकंड, अभी तक पता है ये वो अपन से डोनेशन वाली बात कर रहा था, आउटसाइड वाली बात कर रहा था, अब पता है किसकी बात कर रहा है, इन हाउस। बोला है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना मिल जाएगा, 100%। अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर 7,50,000, लेकिन उसमें से 5 लाख लैंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, अगर एग्जाम में सेक्शन नंबर नहीं याद हो तो प्रोविजन लिख दे सर। बेटा सेक्शन नंबर मैंडेटरी कोड करना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, सेक्शन की बात पता हो तो आपको। और पहली चीज तो बेटा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले जो आप कर रहे हो, मैं आपको बता दूं अभी, ठीक है। ये सिर्फ आपकी तैयारी चल रही है, आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, उसमें ये छोटे छोटे से पॉइंट्स यूज होंगे आपके सामने। अगर आप ये कर पाओगे तो ही आप उसे कर पाओगे, वरना आप उसे नहीं कर पाओगे। तो बेटा यहां पर क्या लिखा है, रिसर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 100%। अच्छा सेकंड क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 7,50,000, लेकिन बेटा इसमें से 5 लाख की लैंड है। तो आपको पता है लैंड की तो दुश्मनी है, उसको हटा दो, तो बचा कितना, 2.5। तो सर 2.5 लाख का 100% मिल जाएगा, लेकिन वो जो 5 लाख है ना उसका कितना मिलेगा, 0। तो कितना टोटल मिलने वाला है आपको, 13 लाख रुपए का डिडक्शन। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, इसका कोई लेवल नहीं है, ना ये एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाने के तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, पूछे जाने के तो कोई चांस ही नहीं है। फुल फ्लेज क्वेश्चन में एक आध पॉइंट ऐसा हो सकता है साइंटिफिक रिसर्च का, आप देखोगे आपको मजा आएगा जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 सबको क्लियर है। चलिए अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क करिएगा बच्चे, प्लीज फोकस। इलस्ट्रेशन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर ए कमेंस ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयरहाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। एक सेकेंड, आपको वो याद है सेक्शन नंबर 35 स्पेसिफाइड बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, होटल with 2 star or more, hospital with 100 patient bed or more, housing project under affordable housing scheme, housing project under slum development scheme, production of fertilizer, beekeeping, honey wax, yes or no? अरे हाँ या ना? New infrastructure facility, production of fertilizers in India, warehousing facility for sugar। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, ध्यान से सुनना, मैंने आपको उस दिन बताया था, वो आपको लिस्ट याद नहीं करनी है, जब आपके सामने आ जाए ना तो समझ जाना कि ये उसी का बिजनेस है बस। तो बेटा आज आपके सामने वही क्वेश्चन है, मिस्टर ए कमेंस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। बेटा फूड ग्रेन मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब ये आपका कौन सा बिजनेस हो जाएगा, 35 AD। अच्छा सेकंड क्या लिखा है, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, आपको पता है ये भी था वहां पर, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर भी आपका कौन सा बिजनेस था, स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर आगे लिखा है बेटा वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एडिबल ऑयल, दिस इज नॉर्मल बिजनेस, कहीं भी वहां पर एडिबल ऑयल नहीं था। और एडिबल ऑयल में आपको बता दूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी नहीं है, जो आप इसको वो वाला मान लो, तो ये आपका हो गया नॉर्मल बिजनेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इंस्टीट्यूट को इन्हीं 3 बिजनेस से प्यार है, यही 3 बिजनेस होते हैं आपके सामने, समझना मेरी बात, यही 3 बिजनेस होते हैं जिसमें से 2 आपके स्पेसिफाइड होते हैं और एक कौन सा होता है, नॉन स्पेसिफाइड। तो आप ध्यान रख लेना, जिन बच्चों को नहीं भी ध्यान है तो ध्यान रख लेना, एडिबल ऑयल इज नॉट अ स्पेसिफाइड बिजनेस एंड दिस व्हाई मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको एक चीज याद रखनी है कि यार वेयरहाउसिंग फैसिलिटी वाला वेयरहाउस तो क्या है, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला वेयरहाउस तो 35 AD है, शुगर वाला भी 35 AD है, लेकिन सर एडिबल ऑयल वाला 35 AD नहीं है ना, आपको इतनी बात क्लियर होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए ना, 35 AD होने से क्या फायदा मिल जाएगा आपको, खाइए मां कसम ऐसा होने वाला है, 100% डिडक्शन, 100% डिडक्शन मिल जाएगा 35 AD में। अच्छा बेटा नॉर्मल बिजनेस में डिडक्शन 100% मिलेगा क्या, नहीं बेटा ध्यान से सुनना, अगर 100% नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको, डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा।
अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 3 बिजनेस हैं, आगे देखते हैं। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 80 लाख। बेटा 80 लाख, 60 लाख और 50 लाख रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं रिस्पेक्टिवली ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी 22 टू मार्च 2022। ओके, एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेसेस एंड कैपिटलाइज द सेम इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022। अभी तक कोई भी बात उसने काम की नहीं करी है, सिर्फ उसने हमें ये बताया है, बच्चे ध्यान से सुनना, सिर्फ उसने हमें ये बताया है। मैं आपके सामने ना यहां पर लिख देता हूं इधर। एक कौन सा यार, एक कौन सा बिजनेस था, पहला बिजनेस कौन सा था, फूड ग्रेन, और दूसरा कौन सा था, शुगर, और तीसरा कौन सा था, एडिबल ऑयल। ओके, तो एक है यार फूड ग्रेन, एक है शुगर और एक है एडिबल ऑयल। आपको पता है इसने क्या बताया कि मैंने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं, और आपको पता है इसने कितना बताया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, 80, 60 और 50। तो एक काम करूं, क्या मैं लिख दूं रिस्पेक्टिव जगह पे 80, 60 और 50? अरे यस और नो? आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों काम का है? सर अगर कोई सा बिजनेस स्पेसिफाइड हुआ तो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है बेटा। 35 AD का एक ये है और एक ये है, और ये आपका कौन सा है, नॉर्मल। चलिए आगे इस क्वेश्चन को अपन आगे और पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन द अबव फिगर इज 50, 40 और 30। एक सेकंड बेटा रुक जाना अपने आप को, ये जो ऊपर आपने फिगर लिखे ना इसमें लैंड शामिल है, और लैंड कितनी है, 50, 40 और 30। एक काम करो ना, लेस करना पड़ेगा बेटा लैंड को, 50, 40, 30। मैंने तो आपको पहले दिन बता दिया था कि लैंड की दुश्मनी है पीडीबीपी से, जहां देखे उसको लात मार के निकाल देना। तो आप मुझे बताइए कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर बचा है, 30, 20, 20, 30, 20, 20। अरे 30, 30, 20, 20। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22 डेज ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20, 15 एंड 10। बेटा आपने और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख के, तो क्या इसका भी बेनिफिट मिलेगा? यस। तो ऐड कर दो 20, 15, 10, तो टोटल कितने हो गए बेटा? सर इधर हो गए 50, इधर हो गए 35 और इधर 30। अब आंसर करना मुझे, अब थोड़ा सा आंसर करना बेटा। ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का टोटल है, और पहला वाला बिजनेस आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितना % डिडक्शन देके जाता है वो लिख दूं क्या इधर डिडक्शन? अच्छा डिडक्शन में ऐसे भी लिख देता हूं कि 35 AD है तो इधर लिखूंगा, और 32 का डेप्रिसिएशन है तो नीचे लिखूंगा। तो मुझे बताओ पहले वाले केस में कितना मिल जाएगा? 35 AD के अंदर पूरा। अच्छा सेकंड वाले केस में अगेन 35 AD के अंदर पूरा 35, क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं। अच्छा तीसरे वाले केस में, सर तीसरे वाले केस में 35 AD नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। और बेटा जो आप खरीद रहे हो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे आपने 3 रेट देखे थे, 5, 10 और 40। मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं हो तो कौन सा होता है 10%। तो बेटा कितना हो जाएगा? 3 लाख। ठीक है, 35 AD में 50, 35 AD में 50, 35 AD में 35 दूसरे वाले में, और बेटा तीसरा वाला नॉर्मल है तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा 3 लाख रुपए का। मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको इनकम भी गिवन होती है कि इनकम कितनी है बिफोर 35 AD के, और डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन लेने से पहले और 35 AD लेने से पहले इनकम। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। पूछ रहा है कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 एंड द लॉस टू बी कैरीड फॉरवर्ड अज्यूमिंग दैट मिस्टर ए हैज फुलफिल ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD। मतलब 35 AD की पूरी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो, कितना डिडक्शन ले लोगे? 100%। एंड वांट टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एंड नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। ये बेटा फालतू की बात लिखी है कुछ आपके सामने, सिर्फ इसलिए गिवन है ताकि आप 100% डिडक्शन ले लो 35 AD का, वो आप वैसे भी लेने वाले हो। यस और नो? आगे देखिए क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, फूड ग्रेन, शुगर एंड एडिबल ऑयल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एंड सेक्शन 32। मतलब उन दो सेक्शन का बेनिफिट लेने से पहले का पीडीबीपी आपको गिवन है बेटा 16 लाख, 16, 14 और 31। तो एक काम करूं, क्या मैं यहां पर पीडीबीपी लिख दूं? पीडीबीपी कितना? 16, 14 और 31।
31 ही था ना, 16, 14 और 31। तो मुझे एक चीज बताना बेटा, ये आपका पीडीपीपी है बिफोर डिडक्शन, मतलब इन डिडक्शन को लेने से पहले, इन डिडक्शन को। तो आप मुझे बताओ ना सही फाइनल पीडीपीपी, ये पीडीपीपी बिफोर वाला है, तो आप मुझे बताओ फाइनल पीडीपीपी कितना आएगा। इस 16 में से आप कितने का डिडक्शन ले लोगे, 50, तो कितने का हो जाएगा पीडीपीपी लॉस हो जाएगा सर 34, 34 लाख का क्या हो जाएगा लॉस। अच्छा सेकंड वाले बिजनेस में 21 लाख का क्या हो जाएगा लॉस, और तीसरे वाले बिजनेस में सर 28 लाख का क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोविजन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपके काम का है। 5 नंबर, मुश्किल से 5 नंबर। उसमें किया ही क्या, सीधा सीधा तो सब कुछ गिवन है, उसमें कुछ भी नहीं किया आपने अभी तक। आप बेटा मैं आपको बता रहा हूं इनकम टैक्स में एक एक नंबर की लड़ाई होगी, फ्री के बिल्कुल मिलते ही नहीं है इनकम टैक्स में, मैं आपको बता दूं। तो यार 16 लाख रुपए का आपका पीडीपीपी है और 50 लाख का आपको डिडक्शन क्लेम करना बाकी है। जब आप क्लेम कर लोगे तो आपका फाइनल पीडीपीपी कितना आ जाएगा, पहले वाले बिजनेस में 34 लाख रुपए। अच्छा सेकंड वाले बिजनेस में बेटा 14 लाख का पीडीपीपी है, आप 35 लाख का डिडक्शन ले लोगे तो कितना आ जाएगा 21 लाख का लॉस। तीसरे वाले में बेटा 30 लाख का है और 3 लाख का आपके पास डेप्रिसिएशन है, तो कितना आ जाएगा पीडीपीपी, एक सेकंड, 31 है और 3 का डेप्रिसिएशन है तो कितना आ जाएगा 28 लाख। अब मुझे एक चीज बताइएगा, सही बताना, आप मुझे बताओ यहां पर बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कितना है, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस का पूछ रहा हूं मैं, दोनों का मिला के, हाँ बता दो ना सर। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है कितना 34 और 21, मतलब कितना 55 लाख रुपीस का लॉस। और बेटा नॉर्मल बिजनेस में लॉस है या प्रॉफिट है, सर नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट कितना है बेटा 28 लाख। याद करो वो दिन मैंने आपको बताया था कभी भी स्पेसिफाइड है ना, स्पेसिफाइड का लॉस कभी भी, एक सेकंड मैंने लॉस क्यों लिख दिया, ये मैंने आपको बताया था कभी भी स्पेसिफाइड बिजनेस, आगे आप पढ़ोगे, अगर आपको नहीं भी पता तो ठीक है, आगे आप पढ़ोगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड टॉपिक में मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस को यूज नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट एडजस्ट इट अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस। आप स्पेसिफाइड को कहां एडजस्ट कर सकते थे, दूसरे स्पेसिफाइड में, आप उसको और कहीं नहीं कर सकते थे। यस और नो, अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अपना सेपरेट टॉपिक ही है वो तो बेटा आप मुझे बताओ क्या इन दोनों को एडजस्ट करोगे आप, एडजस्टमेंट नहीं करोगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग बिजनेस हैं। मैं आपको बताऊं अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक छोटी सी बात और क्वेश्चन में लिखी है। अच्छा कंप्लीट हो गया है, तो उस ब्रेक के बाद आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 को एक बार देख लीजिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। एक बार 2 मिनट के अंदर इसका अपन वापस से एक बार इसको देखेंगे, क्विक ऑडिट। इस बार मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या लिखा है, मिस्टर ए कमेंस ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सेटिंग अप वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ये आपका एक बिजनेस हो गया जो कि है 35 AD। ये आपका 35 AD हो गया। सेकंड स्टोरेज वाला वेयरहाउस है वो भी आपका 35 AD हो जाएगा। फिर आपका बेटा एडिबल ऑयल है जो कि आपका नॉर्मल बिजनेस है। आपको पता है डिडक्शन कौन से वाले बिजनेस के अगेंस्ट मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस। नॉर्मल वाले बिजनेस के अगेंस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब 100% नहीं मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में लिखा है आपने 80 लाख, यहां मार्क कर रहा हूं मैं आपको, 80 लाख 60 लाख और 50 लाख रुपए खर्च करे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, जिसमें से बेटा 50, 40 और 30 की लैंड है। तो आप मुझे बताइए लैंड पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर लैंड वालों पे नहीं मिलेगा, और इसके अंदर क्योंकि लैंड शामिल है तो आपको वो क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। अच्छा सेकंड चीज बेटा आगे इसमें लिखा है आपने कुछ और खर्चा करा है 20, 15 और 10 का, क्या इस पे भी मिल जाएगा। यस सर यहां पर ये 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख पे भी मिल जाएगा। मतलब बेटा ऊपर वाले पे मिल जाएगा एक्सक्लूडिंग लैंड, और इस वाले पे भी आपको मिल जाएगा डिडक्शन। लेकिन बेटा डिडक्शन आपको मिलेगा 2 ही बिजनेस में, स्पेसिफाइड वाले में, बाकी वाले में आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको इनकम भी गिवन है यार 16, 14 और 31। तो यार 16 लाख की इनकम है, 14 की इनकम है, 31 की, और शायद पहले वाले बिजनेस में आपको कितना डिडक्शन मिल रहा था बता दीजिए मुझे। इनकम बेटा इनकम 16 लाख है और पहले वाले बिजनेस में डिडक्शन कितना था आपके पास 50 लाख। ओके 50 लाख का डिडक्शन था सर। डिडक्शन लेने के बाद इनकम कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। पीडीपीपी में लॉस हो जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा यार 34 लाख रुपए।
34 लाख रुपीस का लॉस बिजनेस 1 में। अच्छा, बिजनेस नंबर 2 कितना डिडक्शन था? 35। तो बेटा 35 लाख का डिडक्शन था। जब आप 14 लाख में से 35 लाख का डिडक्शन लोगे तो लॉस कितना हो जाएगा? 21 लाख। और तीसरा बिजनेस है बेटा 31 लाख का प्रॉफिट है, आपको यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये क्या मिलने वाला था? डेप्रिसिएशन। तो बेटा 31 लाख का आपको क्या था? पीडीबीपी। और इसमें से आपको कितने लाख का डेप्रिसिएशन मिलने वाला था? 3 लाख। तो आपका पीडीबीपी बचेगा कितना? 28। एक चीज जो आपको याद रखनी है, आगे आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी कि सर ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है ये इस वाले बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। सेकंड चीज बेटा, कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर लॉस कैसे निकाला? बेटा 100 रुपए की इनकम है, 120 के खर्चे हैं, तो 20 रुपए क्या है यार? लॉस। ऐसे ही निकाला है मैंने। ठीक है, डिडक्शन आपको पता है और इनकम आपको पता है, तो आपने उनको कंपेयर करके क्या निकाला है बेटा? लॉस। सर रिकंस्ट्रक्शन वाली लाइन का क्या मतलब है? रिकंस्ट्रक्शन वाली लाइन कहां बोल रही है? बेटा ये 20, 15 और 10 लाख रुपए के जो आपने एडिशनल एक्सपेंस करे ना, ये आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रहे हैं, मतलब आप रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, उसका मतलब ये है। चलिए एक काम करिए, ये क्वेश्चन आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क करिएगा आप, अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदारी से ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसके बाद बेटा आएंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। अगेन बेटा सेम यही क्वेश्चन जो अभी अपन ने करा वैसा ही क्वेश्चन। इस बार एक काम करिएगा, इस बार आप मुझे सॉल्व करवाओगे इस क्वेश्चन को। लिखा है मिस्टर सूरज अ प्रोप्राइटर कमेंस ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ न्यू 3 स्टार होटल इन मदुराई। 3 स्टार होटल मतलब सर स्पेसिफाइड बिजनेस, क्योंकि सर 3 स्टार होटल है मतलब ये कौन सी बिजनेस है यार? स्पेसिफाइड बिजनेस। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख। बेटा 50 लाख के कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं फ्रॉम जनवरी से मार्च एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस एंड कैपिटलाइज द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022। बेटा आपने कितने लाख रुपए खर्चे करे हैं? 50 लाख। लिखा है फर्दर ड्यूरिंग 22-23 ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़। बेटा आपने ना 22-23 में 2 करोड़ रुपए के अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करे हैं, लेकिन उस 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए की लैंड है, तो कितना माना जाएगा? 50 लाख। तो 50 लाख ये है और 50 लाख पहले करे थे, मतलब कितना डिडक्शन हो गया आपका? 1 करोड़। सिंपल क्वेश्चन है, सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो अभी अपन ने सीखा है। वापस से ध्यान से सुन लीजिए। आपने बेटा 50 लाख रुपए पे 35 AD का आपके सामने बिजनेस है 3 स्टार होटल, 35 AD, और क्वेश्चन में आपको बोला है 50 लाख रुपए का आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 100%। फिर बोला है 2 करोड़ का फिर किया आपने, लेकिन जो 2 करोड़ का किया है ना, इसमें से 1.5 करोड़ की तो लैंड है, तो आप मुझे बताओ कितने का आपको डिडक्शन मिलेगा? बचे हुए 50 लाख रुपए का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन। बचे हुए 50 लाख का डिडक्शन मिलेगा, मतलब टोटल डिडक्शन कितना होने वाला है आपका? सर 50 लाख का डिडक्शन तो ये होगा और 50 लाख का डिडक्शन ये होगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 1 करोड़ रुपए का डिडक्शन अंडर सेक्शन बताइए मुझे 35 AD। क्लियर हो रही है बातें सबको? अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, आगे वही लिखा होगा जो हर क्वेश्चन में लिखा होता है, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, मैं आपको बता ही देता हूं पढ़ के। कंप्यूट इनकम अंडर द 8 पीडीबीपी अज्यूमिंग ऑल कंडीशन हैज बीन स्पेसिफाइड, मतलब सब कंडीशन फुलफिल हो गई है, एसेट्रा एसेट्रा। बेटा ये क्यों लिखा है? ताकि आप 100% डिडक्शन ले लो। नहीं भी लिखा होता तो आप कितना लेने ही वाले थे? 100% डिडक्शन। आगे देखिए क्या लिखा है, काम की चीज। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल। बेटा जिस होटल की अपन बात कर रहे हैं ना, जिसके अगेंस्ट आप 1 करोड़ का खर्चा क्लेम करने वाले हो, 1 करोड़ का खर्चा, 35 AD में आप 1 करोड़ क्लेम करने वाले थे, उस होटल का पीडीबीपी गिवन है 25 लाख रुपए बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। 35 AD लेने से पहले का पीडीबीपी कितना गिवन है? 25 लाख रुपए। तो आप मुझे बताइए ना कितना पीडीबीपी आपका फाइनल आएगा? सर 25 लाख में से जब मैं 1 करोड़ का डिडक्शन लूंगा तो सर पीडीबीपी लॉस में बदल जाएगा, यस और नो? कितने का लॉस हो जाएगा? 75 लाख रुपए का लॉस, 75 लाख रुपीस का लॉस। सेम क्वेश्चन है बेटा जो अभी अपन ने करा है, सिंपल वे में, उसी का हल्का क्वेश्चन है ये। 75 लाख रुपए हो जाएगा आपका पीडीबीपी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा अब इस चीज को आंसर करना, अब मैं देखता हूं कि आप बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बारीक क्वेश्चन है, हो सकता है आप बता दो और मुझे एक्सपेक्टेड है आप बता दो और आपको बताना चाहिए वो क्वेश्चन। पीडीबीपी 75 तक तो सबको क्लियर होगा, आई होप। यहां पर लिख देता हूं बेटा, आपका पीडीबीपी है -75। आगे देखिए क्या लिखा है, assume that he also has another existing business of running a 4 स्टार होटल। एक और स्पेसिफाइड बिजनेस है इन कोयम्बटूर
which commence operation 15 year back, profit of which are 120 लाख रुपीस, 120 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसके सामने। सर एक और पीडीपीपी है 120 लाख रुपए, और सर आज पता है क्या है, आज वो भी स्पेसिफाइड है और ये भी स्पेसिफाइड है बेटा। जब दोनों स्पेसिफाइड है तो आप उनको क्या कर सकते हो, एडजस्ट। तो मेरा फाइनल पीडीपीपी आप बता दो मुझे। सर 45 लाख रुपीस का बच जाएगा फाइनल पीडीपीपी। 45 लाख रुपीस का क्या बच जाएगा बेटा फाइनल पीडीपीपी। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है सर क्या प्रेजेंटेशन देने वाला है, बेटा जो आप सोल्व कर रहे हो ना वही प्रेजेंटेशन है आपका। जो आप मेरे साथ सोल्व कर रहे हो ना कि ये ऊपर 50 लाख रुपए का 100% डिडक्शन मिल गया कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यस। फिर बेटा इस 2 करोड़ में से कितने का मिला था, 2 करोड़ में से कितने का मिला था, 50 लाख को 50 लाख का मिला था, ठीक है। और इधर आपका पीडीपीपी कितना था 25, तो आपका बेटा लॉस कितना आया था 75। अरे यस और नो। और फिर बेटा दूसरे वाले पीडीपीपी का आपका प्रॉफिट गिवन था 120, क्योंकि दोनों स्पेसिफाइड थे तो आपने उनको क्या कर दिया, एडजस्ट। सर न्यू होना चाहिए था ना बेटा। न्यू का मतलब सुनना मेरी बात, ऐसा नहीं है कि 3580 का बेनिफिट आपको पहले साल ही मिलता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, वो बेटा पहले साल में जो इनिशियल ईयर में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो ना 1-2 सालों में, उन सालों का मिलता है। और बेटा यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये तो न्यू नहीं है ना पुरानी है। तो बेटा आप इसकी इनकम ले रहे हो, इसमें कोई डिडक्शन थोड़ी ले रहे हो आप इसके अगेंस्ट इसकी इनकम को यूज कर रहे हो, है तो स्पेसिफाइड ना, भले ही पुरानी है लेकिन है तो स्पेसिफाइड, यस और नो। तो बेटा आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं अगर ये 100 साल पुरानी भी होती ना आप उसको यूज कर सकते थे, क्योंकि वो भी स्पेसिफाइड मैं भी स्पेसिफाइड, हम दोनों आपस में यूज हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? क्योंकि हम इसके अगेंस्ट डिडक्शन थोड़ी क्लेम कर रहे हैं। जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल होटल ताज है मुंबई के अंदर, अब तो भोपाल में भी खुल गई है। होटल ताज अपनी मुंबई के अंदर है, क्या वो आज की होटल है या वो तो बहुत पुरानी है? बहुत पुरानी है। तो क्या उसको 3580 का बेनिफिट मिलेगा? नहीं। लेकिन बेटा जो भोपाल में अभी 1-2 साल पहले खुली है क्या उसको मिल जाएगा? यस। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? और बेटा भोपाल वाली का हो सकता है लॉस हो, मुंबई वाली का प्रॉफिट होगा, क्या वो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? यस। 5 स्टार होटल है, यस और नो। समझ रहे हो क्या मेरी बात? यू आर नॉट क्लेमिंग डिडक्शन अगेंस्ट मुंबई वाली ताज होटल। आप किसके अगेंस्ट क्लेम कर रहे हो बेटा? भोपाल वाली ताज होटल। ताज होटल नहीं है, होटल ताज। किसकी है वो होटल ताज? किसकी है? टाटा की है क्या? पता है आपको? रखते हो इतनी नॉलेज? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7, आपसे ज्यादा कभी बैठना आना। अरे तू दुनियादारी की बात करना मुझसे आके, छोड़ तू पीडीपीपी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्लियर है आपको? बेटा ये हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये सिखाने क्या आया था? आपको ये सिखाने आया था कि एक स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस है और दूसरे में इनकम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एडजस्ट। अब बेटा सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं सब क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस चल रही है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपन उसको इजीली कर पाए। और बेटा वो ज्यादा सिंपल होता है, वो ज्यादा सिंपल होता है जो फुल प्लेज क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि बेटा जब वो आपसे सब कुछ पूछ लेते हैं ना तो बहुत कम लेवल का पूछते हैं। यहाँ वो बारीकी टेस्ट कर सकते हैं लेकिन वहां नहीं कर सकते। वो देखना अभी आप सीखोगे ना, और जो मैंने आपसे बोला था कि पहला क्वेश्चन करते से ही आप समझ जाओगे पीडीपीपी का, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट फुल फ्लेज क्वेश्चन, वो मैंने अभी तक आपको नहीं करवाया है और ना आज मैं उसको करवाने वाला हूं। आज मैं आपको यही करवाने वाला हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8, मिस्टर अर्नब इज अ प्रोप्राइटर हैविंग 2 यूनिट्स। एक काम करो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 को भी होल्ड रख दो। अभी मैंने 2 इलस्ट्रेशन होल्ड पे रखवाए, लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है? 2 इलस्ट्रेशन एक शायद सेकंड वाला करवाया था, एक ये वाला करवा रहा हूं। छोड़ो यार, क्यों होल्ड करना। आओ आप तो इलस्ट्रेशन नंबर 8, रेनिंग आउटसाइड। सोचो आप कितना अच्छा मौसम है। मिस्टर अर्नब, बेटा ध्यान से सुनना, ये एक बारीक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तो अपना दिमाग खराब मत करना, मेरे साथ इसको समझ लो। आपको आता है ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर भी समझ लो। बहुत सारे बच्चों ने इससे रिलेटेड मुझसे डाउट पूछे थे पर्सनली, मैंने आपको बता भी दिए थे, सबको क्लियर था वो चीज। तो लिखा है मिस्टर अर्नब इज अ प्रोप्राइटर हैविंग 2 यूनिट्स। एक है यूनिट नंबर ए, कैरीज ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। बेटा एक आपकी यूनिट ए है जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसने हमें बता दिया 3580 वाली। और फिर उसने क्या हमें बता दिया? यूनिट बी है बेटा, कैरी अ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। आपको ऑलरेडी, क्योंकि मैंने आपको वो क्वेश्चन मार्क करवाया, तो आपको पता है एडिबल ऑयल आपका नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है।
तो ये आपका कौन सा बिजनेस है? नॉन स्पेसिफाइड। एक चीज बताना ईमानदारी से, देखता हूं किस किस को बारीकी याद है। क्या मैंने आपको ऐसा बताया था कि स्पेसिफाइड बिजनेस के एसेट को आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर नहीं कर सकते 8 साल तक? क्या मैंने एक बारीक पॉइंट आपको बताया था कि स्पेसिफाइड बिजनेस के एसेट को आप कहां ट्रांसफर नहीं कर सकते हो? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में कितने साल तक? 8 साल तक। अगर आप करते हो तो सरकार आपको पनिश करती थी, अगर आपको याद हो तो। सरकार बोलती थी, देख एक सेकेंड, सरकार बोलती थी बेटा जितना आपने डिडक्शन लिया था माइनस जितना आपको डेप्रिसिएशन मिल सकता था, नेट अमाउंट आपको क्या होने वाला था? टैक्सेबल। अरे यस और नो? सर वो टैक्सेबल कहां होने वाला था बेटा? टैक्सेबल होने वाला था 35 AD में। फिर मैंने आपको बताया था बेटा जो आपको 35 AD में टैक्सेबल होगा उसी अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। कौन से वाले बिजनेस में? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में। मतलब जितना यहां टैक्सेबल होगा क्या वही नॉन स्पेसिफाइड में एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन? यस। तो ये बारीक क्वेश्चन है जिसका कंसेप्ट मैंने अभी आपको रिवाइज करवा दिया। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं। हल्का क्वेश्चन है। यूनिट कमेंस ऑपरेशन ऑन 1/4/2021। बेटा 1/4/2021 को बिजनेस स्टार्ट किया है और डिडक्शन क्लेम किया था 100 लाख रुपए। ठीक है, आपने कितने का डिडक्शन क्लेम किया था? 100 लाख रुपए। दो बिल्डिंग खरीदी थी बेटा 50-50 की, दो बिल्डिंग 50-50 लाख की खरीदी थी और आपने कितना डिडक्शन क्लेम कर लिया था? 100 लाख रुपीस। आगे क्या लिखा है? अच्छा, शुगर वाली के लिए खरीदी, मतलब वो 35 AD था, आपने 100% डिडक्शन क्लेम किया था। हाउएवर इन February 2023 यूनिट ए ट्रांसफर वन ऑफ इट्स बिल्डिंग। बेटा दोनों ट्रांसफर नहीं करी, आपने कितनी बिल्डिंग ट्रांसफर की है? एक बिल्डिंग। ध्यान से सुनना, आपने दो बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख की दो बिल्डिंग। तो कितने टोटल कितने रुपए की आपने बिल्डिंग खरीदी थी? 1 करोड़। 1 करोड़। और आप उसको कहां यूज कर रहे थे? स्पेसिफाइड बिजनेस। तो यू हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। आपने कितना डिडक्शन क्लेम कर लिया होगा? सर हमने उस साल में जिस साल खरीदी होगी कितना डिडक्शन क्लेम करा होगा? 1 करोड़। बेटा आप मुझे बताओ, क्या आपको उन बिल्डिंग्स को उन्हीं बिजनेस में यूज करना चाहिए था 8 साल तक? यस। आपने पता है क्या करा? आपने फरवरी 2023 में 1 साल बाद, आपने 1 साल बाद उसमें से एक बिल्डिंग को कहां ट्रांसफर कर दिया बेटा? नॉन स्पेसिफाइड में। क्या आपने गलती की है? यस। सरकार आपको पनिश करेगी और सरकार क्या बोलेगी? हम आपको क्या करेंगे? टैक्सेबल। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि आपने एक ही बिल्डिंग करी है तो आप मुझे बताओ टैक्सेबिलिटी की बात भी कितनी बिल्डिंग पे आने वाली है? एक। तो एक बिल्डिंग का कितना डिडक्शन आपने क्लेम किया था? सर एक बिल्डिंग का डिडक्शन हमने जो क्लेम किया होगा वो था 50 लाख रुपए। अच्छा, अगर आपको डिडक्शन नहीं मिलता तो क्या आपको डेप्रिसिएशन मिलता? कितना डेप्रिसिएशन मिलता बेटा? बिल्डिंग है 10%, तो कितना डेप्रिसिएशन मिलता? 5 लाख। तो बेटा कितना अमाउंट आज टैक्सेबल होगा? 45 लाख रुपए। सर एक ही साल का डेप्रिसिएशन क्यों? बेटा एक ही साल बाद आपने कर दिया उसको ट्रांसफर। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो 1 साल बाद ही आपने कर दिया है उसको। तो 45 लाख रुपए आपकी क्या हो जाएगी बेटा? दिस इज टैक्सेबल। ये आपका पीडीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से वाले बिजनेस में होगा आप तो मुझे ये बता दो बस। बेटा ये पीडीबीपी में टैक्सेबल कौन से बिजनेस में होगा? 35 AD। अब मुझे एक चीज आंसर करना, क्या नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, क्या वहां पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा इसी अमाउंट पे? तो मतलब नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में एक्चुअल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? जल्दी से बता दीजिए सर। 45 लाख रुपए ही नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या मानी जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। मतलब ऊपर टैक्सेबल कितना? 45 लाख, नीचे डिडक्शन कितना मिलेगा? 45 लाख का। लेकिन आज के आज मिलेगा या इन दी फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा? आपने गलती तो पता है क्या ही करी है, आपने पूरा डिडक्शन इनिशियली ले लिया था जबकि आपने यूज नहीं करा उसको वहां पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन बारीक कंसेप्ट पे सेक्शन 35 AD के बारीक कंसेप्ट से रिलेट निकल कर आता है ये क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे इससे रिलेटेड डाउट जब मैंने कराया था उसी टाइम पे पूछे थे, पर्सनली ऐसे पूछे थे मुझसे कि सर ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एसेट्रा एसेट्रा। सर 11 मंथ बाद ट्रांसफर किया है। एक सेकेंड बेटा मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूं। बेटा आपने 21-22 में बिल्डिंग खरीदी होगी तो 21-22 में आपने 21-22 में आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था कितना? 5 लाख। ऐसे ही होगा ना? अच्छा आप देखिए ना, आपने 22-23 में तो उसको ट्रांसफर कर दिया। मैंने आपको बताया था बेटा डेप्रिसिएशन जब ही लगता है जब 31 मार्च को भी एसेट आपके पास हो। तो क्या ये 31 मार्च को या ड्यूरिंग ईयर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है दूसरी जगह? तो बेटा क्या आपको सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं, तो आपको एक ही साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसीलिए आपने 50 लाख में से एक ही साल का डेप्रिसिएशन कितना माइनस करा है? 5 लाख रुपए। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप लोग? यस और नो?
चलो एक चीज और, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में डेप्रिसिएशन मिला करेगा हर साल, तो बेटा पहले साल कितना मिलेगा? इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इसकी डेट्स वगैरह। मान लो फुल ही डेप्रिसिएशन मिलने वाला है तो कितना मिलेगा पहले साल? बोल भी रहा हूं कि फुल ही मिलने वाला है तो भी चिल्ला रहा है हाफ। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4.5 लाख। अगले साल का 4.5 होगा या उससे कम होगा? WDV मेथड, कम होता चलता है डेप्रिसिएशन, यस और नो? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 8। बेटा ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, बारीकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर किसी को लगता है कि इस कंसेप्ट को याद रखने में आपको दिक्कत होती है तो प्लीज इस क्वेश्चन को मार्क करिएगा आप, इलस्ट्रेशन नंबर 8 को। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बारीकी से रिलेटेड है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9, तैयार है आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 के लिए? बेटा सब लोग स्ट्रेट होकर बैठ जाएं अच्छे से, बहुत अच्छे से। इलस्ट्रेशन नंबर 9 को इंपॉर्टेंट मार्क करें पहले तो। बेटा ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे, मैंने आपसे बोला है कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो बेटा ये इंडिविजुअली नहीं पूछे जाएंगे, आपके एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकते हैं कुछ भी, ठीक है? छोटे छोटे से पार्ट हो सकते हैं किसी क्वेश्चन का। तो देखिए क्या लिखा है बेटा, एक्स लिमिट कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू हिज अकाउंट। एक सेकेंड फोकस करिएगा बेटा, एक्स लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूट 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉई अंडर पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन 80 CCD। 80 CCD न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना। एक सेकेंड, आपको सेक्शन नंबर 36 याद होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू 43B। उसके जस्ट बाद आपने पढ़ा था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD, वो भी अच्छा फंड था, तो इस पे भी आपको क्या मिलने वाला था? डिडक्शन सब्जेक्ट टू 43B। लेकिन पता है इस सेक्शन के बारे में एक खास चीज थी, यहाँ पर एक लिमिट थी। लिमिट पता है क्या थी? 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल विचएवर इज लोअर। समझना बात को, मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको प्रोविजंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बारीकी बताई थी। मैंने आपको बताया था बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड आप करोगे आपको डिडक्शन मिलेगा, और ये भी अच्छा फंड है, लेकिन इसको अलग से क्यों करा था? क्योंकि बेटा ये अलग से इसलिए करा था कि उसमें आपको विदाउट एनी लिमिट डिडक्शन मिल रहा था, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट टू लिमिट डिडक्शन मिलेगा, जो कि लिमिट कितनी है? 10% ऑफ सैलरी। तो इस क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे, हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का, अगर किसी को कंसेप्ट पता है तो कोई इसका लेवल नहीं है। लिखा उसने डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे टू द एम्प्लॉय। बेटा मैं आपको बता दूं कि सैलरी टॉपिक आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर डियरनेस अलाउंस के आगे कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, चीनी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, कुछ भी लिखा है बेटा, तो इट इज डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। और अगर कुछ नहीं लिखा तो सर डीए नॉट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। आप समझते हो ना बेटा, आप बोलते हो डीए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीए टर्म्स वाला और एक कौन सा होता है यार? नॉट इन टर्म्स वाला, मतलब नॉर्मल डीए। तो बेटा अगर डीए के आगे ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, कुछ भी लिखा हो यार, समझना मत, कुछ भी लिखा है मतलब डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, समझ रहे हैं क्या? और अगर कुछ नहीं लिखा तो वो कौन सा वाला मानोगे? नॉट इन रिटायरमेंट बेनिफिट। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा है? डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इट फॉर्म पार्ट ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉय। मतलब ये कौन सा डीए है? डीए इन टर्म्स। कितना है यार? 10 लाख रुपए की सैलरी है, उसका 40% मतलब कितना है? 4 लाख। तो मुझे बताओ ना इस पर्सन की टोटल सैलरी कितनी होगी? सर टोटल सैलरी हो जाएगी 14 लाख रुपए। टोटल सैलरी हो जाएगी 14 लाख रुपए। अब मुझे एक चीज बताना, इसने कंट्रीब्यूट कितना किया है बेटा? देखो लिखा है ऊपर, एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूट 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक थी कितनी? 10 लाख। 10 लाख का 20% मतलब आपने कितना एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया है? सर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मेड बाय अस इज 2 लाख रुपीस। बेटा क्वेश्चन को आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूट 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी उसका 20% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब कितना कर रहे हो? 2 लाख रुपए। मुझे बताना 2 लाख करना चाहिए था या कम करना चाहिए था? एक सेकंड, कैसे निकालोगे कम करना चाहिए था? सर सैलरी की डेफिनेशन बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स है इस केस में, बेसिक प्लस डीए कौन सा वाला? टर्म्स। जब आप उन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी सैलरी पता है कितनी आ रही है? 14 लाख। और लिमिट कितनी थी? 10% ऑफ सैलरी। मतलब कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था? 1,40,000। आपने कितना कर दिया? 2 लाख। क्या आपने ज्यादा करा है? यस। तो मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा करा है तो मैं आपको क्या ज्यादा डिडक्शन दूंगा, या मैं तो आपको डिडक्शन सब्जेक्ट टू लिमिट ही दूंगा?
मतलब मैं आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना दूंगा बेटा 1,40,000 रुपीज, यस और नो? तो व्हाट विल बी योर डिडक्शन अलाउड? सर सीधी सी बात है, हम एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करेंगे जो कि था 2 लाख, और इसे किससे कंपेयर करोगे बेटा? इसे किससे करोगे जो कि आपको 36 के अकॉर्डिंग अलाउड है, जो कि कितना आ रहा है 1,40,000, विच एवर इज लोअर। एक सेकेंड, इसको आप कंपेयर करोगे 10% ऑफ सैलरी से, 10% ऑफ सैलरी से आप कंपेयर करोगे। और बेटा सैलरी का मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूं, सैलरी का मतलब वही होगा, याद रखना पड़ेगा, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए टर्म्स वाला। तो यहां पर आपको कितने का डिडक्शन मिल जाएगा? विच एवर इज लोअर, मतलब 1,40,000 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में आने वाला है आपके सामने। ठीक है, 10% लिमिट वाला आपके सामने आने वाला है, एनपीएस वाला क्वेश्चन, न्यू पेंशन स्कीम के कंट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन। चलिए अब एक काम करिए, एक सेकंड बेटा, 1,60,000 था या 1,40,000 था? मैंने कितना लिखा था? सही लिखा था ना, 1,40,000 ही। चलिए ओके, तो देखिए एक सेकंड, डिसअलाउड बेटा, इसका मतलब समझो आज इसका मतलब समझो आज के बाद, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपने सामने आना नहीं चाहिए, इसलिए इसका मतलब समझ लो आज वो टाइम आ गया जब अपन समझ ले व्हाट डज अलाउंस, व्हाट डज डिसअलाउंस मींस। ये आपके सामने पीडीबीपी है बच्चे, प्लीज फोकस करिएगा, ये आपके सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस मतलब गिवन है पीडीबीपी के अकॉर्डिंग। जब आप यहां पर डिडक्शन लोगे एनपीएस स्कीम वाला कंट्रीब्यूशन का, तो आप कितना लोगे? 1,40,000। आपने खर्चा 2 लाख किया है, आपने पे 2 लाख किया है, लेकिन डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? 1,40,000। डेबिट साइड में कितना लिखोगे यार? 1,40,000, यस और नो? समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो बेटा इसको, इसीलिए बेटा जो इसको क्या बोलते हैं, अलाउड कितना है? 1,40,000। सर डिसअलाउड कितना है? 60,000। डिसअलाउड का कुछ करना नहीं होता है, लेकिन डिसअलाउड है कितना? 60,000। मतलब आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा? 1,40,000, यस और नो? अब मुझे एक चीज बताइएगा, एक बारीक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना। आज तक मैंने आपको नहीं बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही पहली बार बता रहा हूं और आपके लिए काम का है, मतलब आज तक मैंने उसको रोक के ही रखा था। आप मुझे बताइए यहां पर डिडक्शन कितने का मिलना चाहिए था? कितने का मिलना चाहिए था? 1,40,000। ये बात आप जानते हो, मैं जानता हूं, यस और नो? लेकिन आपको पता है कौन नहीं जानता बेटा? नालायक अकाउंटेंट। कौन होता है नालायक अकाउंटेंट? समझेंगे आगे जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, वो अपनी ट्रिक है। किसको नहीं पता कि डिडक्शन कितना मिलना चाहिए था? 1,40,000, नालायक अकाउंटेंट। तो बेटा उस अकाउंटेंट ने पता है कितने का डिडक्शन लिया होगा? यहां पर 2 लाख। आप मुझे बताओ 2 लाख मिलना चाहिए था या 1,40,000 मिलना चाहिए था? कितना उसने ज्यादा ले लिया? कितना उसने ज्यादा ले लिया? 60,000 रुपए। वही तो डिसअलाउड होता है। और बेटा डिसअलाउड, समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, जब मैं आपको उसकी फुल क्लैरिटी दूंगा, अभी के लिए आप समझ जाओ पीजीबीपी में डेबिट साइड में जो आपको लिखने को मिलता है उसको बोलते हैं अलाउड। चलिए इसके बाद बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 9। अच्छा हो चुका है, 9 को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अब बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो आपको आगे कभी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। सब लोग इधर स्ट्रेट देखिए, बिल्कुल ऊपर देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर है ना, कोई नीचे नहीं देखेगा। बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन है और कोई भी बच्चा क्लास में किसी से भी पूछ सकता हूं, आपको आंसर करना पड़ेगा। लिखा है डेल्टा लिमिटेड क्रेडिटेड फॉलोइंग अमाउंट। बेटा डेल्टा लिमिटेड असेसी है, उसने कुछ अमाउंट पे किए हैं रेसिडेंट पेई को। रेसिडेंट पेई को पे किए बेटा, मार्क करना, रेसिडेंट पेई इन दी मंथ ऑफ मार्च विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। एक काम करिए ना, अगर आप बिना टीडीएस डिडक्ट करे अगर कोई पैसा दे देते हो रेसिडेंट को, तो सेक्शन लगता है 40A(I)(A) और कितना डिसअलाउड होता है? 30%। अरे यस और नो? अगर आप बिना टीडीएस डिडक्ट करे अगर किसी को पेमेंट कर दोगे, दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ पीडीबीपी एज डिफाइंड, जो मैंने आपको बताया था, सेक्शन नंबर 40A(I)(A). आपको फुल पेज क्वेश्चन में जरूर से ये एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा कि आपने पता है क्या कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो बेटा आपको या तो आपने रेसिडेंट को करा होगा या नॉन रेसिडेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा रेसिडेंट को करा है तो कितना डिसअलाउड? 30%। अगर यहीं पर सर नॉन रेसिडेंट होता तो सेक्शन चेंज हो जाता, 40A(I) और 30 की जगह कितना हो जाता? 100%। यस और नो? तो बेटा मैं आपको बताऊं, आपने जो एम्प्लॉय को पे करा है वो 12 लाख पे करा है, तो 12 लाख का 30% डिसअलाउड हो जाएगा। 12 लाख का 30% डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब अलाउड कितना होगा? 70%। एक काम करिए, अलाउड वाला फिगर बता दीजिए मुझे। सर कितना अलाउड होगा? 8,40,000।
और बेटा डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 28,000 आपने पे करा है, इसका भी 30% डिसअलाउड हो जाएगा, तो कितना अलाउड होगा? अलाउड पूछ रहा हूं बेटा मैं, 19,600 अलाउड होगा। बेटा ध्यान से सुनना, जब आप पीडीपीपी कैलकुलेट करोगे तो यहां पर 840 लोगे और यहां पर कितना लोगे? 19,600। कितना डिसअलाउड क्वेश्चन में हो सकता है वो आपसे पूछे कितना डिसअलाउड होगा, तो डिसअलाउड कितना होगा बेटा? 30%। अलाउड कितना होगा? 70%। अरे यस और नो? किस किस को ये क्वेश्चन एब्सोल्युटली क्लियर है बिना मेरे बताए ही? नहीं, बिना मेरे बताए क्लियर होना चाहिए। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके कोई काम का ही नहीं है बेटा, मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आएगा। आपको क्लियर है क्या? बेटा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इधर सुन लो यार प्लीज यार। विवेक, अगर आप पेमेंट कर रहे हो विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, अगर आप बिना टीडीएस करे पेमेंट कर रहे हो तो बेटा आपको या तो 30% या फिर 100% डिसअलाउंस होगा। 30% जब होगा जब सामने वाला रेसिडेंट है, 100% कब होगा जब सामने वाला नॉन रेसिडेंट है। और अभी मैंने आपको सिखाया डिसअलाउंस का मतलब क्या होता है बेटा। जब आप पीडीपीपी कैलकुलेट करोगे तो अलाउड वाला फिगर लेते हो डेबिट साइड में, जो कि कितना होगा? 70%। 30% डिसअलाउड मींस 70% इज अलाउड। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाइए आप लोग। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 11 को आप लोग होल्ड कर लीजिए, परमानेंटली होल्ड, क्योंकि बेटा ये टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपने टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है, तो आपसे ये बनेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है, कोई इसका लेवल नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है इसलिए नहीं बनने वाला। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 तो मतलब इलस्ट्रेशन 11 तो अभी अपन करेंगे ही नहीं। इलस्ट्रेशन 12 पे आ जाइए बेटा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 13। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, तो इसको एलडीआर मार्क करिएगा आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 13 ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप लोग को दिक्कत होती है, एलडीआर मार्क करिएगा इसको। आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन है? मैं आपको बता दूं, आपको सबसे लास्ट में मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 40B। आप पार्टनर, बेटा अगर आप पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज है, आप क्या बोल रहे हो? एक सेकेंड, मैंने आपको बताया था पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारी कुछ कंडीशन होती है 40B की, जो आपको फुलफिल करना होती है इफ यू वांट टू क्लेम डिडक्शन। जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी बेटा, पहली कंडीशन कि सैलरी सिर्फ वर्किंग पार्टनर को अलाउड होगी। अच्छा, सैलरी और इंटरेस्ट जब भी अलाउड होगा जब वो डीड में लिखा हो। अरे यस और नो? डीड में लिखा है तो लिख, सर डीड में लिख तो हम आज भी सकते हैं बेटा, लिख लो आज, लेकिन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लिखना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मत लिखना। फिर मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट आप दे तो सकते हो लेकिन मैक्सिमम 12%। और मैंने आपको बताया था सैलरी अलाउड तो होगी वर्किंग पार्टनर को, डीड में लिखी भी होना चाहिए, लेकिन अलाउड कितनी होगी? बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। व्हाट इज बुक प्रॉफिट? अगर आपको याद हो बेटा, एक सेकेंड, अगर आपको बुक प्रॉफिट याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपने, एक सेकेंड, यहां पर आपने ले ली सारी इनकम्स, यहां पर ले ली सारे खर्चे, और एक खर्चा कौन सा बेटा? पार्टनर सैलरी। मैंने आपको पता है क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जिस दिन आप पीडीपीपी के अंदर पार्टनर सैलरी को ऐड कर दोगे ना वापस, जिस दिन बेटा पीडीपीपी के अंदर आपने पार्टनर सैलरी को ऐड कर दिया, उसको आप क्या कहते हो? बुक प्रॉफिट। इसको निकालने के बेटा दो तरीके हैं, आप इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके भी उसको निकाल सकते हो, सिर्फ एक खर्चे को माइनस मत करना, पार्टनर सैलरी। सर अगर हमें फाइनल पीडीपीपी पता है तो इसमें हम ऐड करके भी क्या निकाल सकते हैं? बुक प्रॉफिट। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, और ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कैसे निकालना है। सिंपल क्वेश्चन होगा, इसको एलडीआर इसलिए मार्क करवाया क्योंकि आप लोग भूल जाते हो इसका प्रोविजन। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। लिखा है राव एंड जैन, a partnership firm consisting of two partners reports a net profit of 7 lakh rupees before deduction of the following items। बेटा आपका नेट प्रॉफिट गिवन है 7 लाख रुपए, लेकिन उसमें से नीचे दी हुई कुछ चीजें माइनस नहीं की गई है। पहली चीज पता है क्या है? सैलरी ऑफ 20,000 ईच पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर। एक सेकेंड, 20,000 रुपए पर मंथ, 2 वर्किंग पार्टनर है, मतलब कितनी हो जाएगी? 2,40,000 रुपए। एक सेकेंड, 480 होगी क्या? 20,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी हो जाएगी? 4,80,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 कंप्यूटेड। बेटा वर्ड लिखा है कंप्यूटेड, मतलब ये सही है, फाइनल है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1,50,000 डेप्रिसिएशन। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15%। एक सेकेंड, 15 या 12? 15 या 12? पे तो 15 किया है, लेकिन अलाउ कितना होगा? 12। कैपिटल दी हुई है बेटा 5 लाख, मुझे बताओ 5 लाख का 12% कितना आता है?
कितना? 60,000। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, फोकस करना सभी लोग यार। इस क्वेश्चन में आपको पीजीबीपी गिवन है 2-3 खर्चे माइनस करने से पहले वाला। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं सैलरी माइनस कर दूं या सैलरी अभी रुक जाऊं, क्योंकि मुझे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सैलरी को सर अभी माइनस मत करो, सैलरी को होल्ड कर लो, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है, बुक प्रॉफिट। लेकिन क्या सैलरी के अलावा सब कुछ माइनस कर दूं? यस। तो बेटा सैलरी के अलावा डेप्रिसिएशन कितना माइनस करोगे? 150। और इंटरेस्ट कितना माइनस करोगे? 60,000। ध्यान से सुनना बेटा, अलाउड वाला ही माइनस करते हो, जितना अलाउड है वही माइनस करोगे। तो आप मुझे बताइए ना, व्हाट विल बी योर बुक प्रॉफिट? कितना? मत करो यार, नहीं यार ऐसा तो मैं याद करके नहीं आया, मुझे दूसरा फिगर याद है। 490 आ रहा है पक्का? मेरी कसम। चलो अगर आ रहा है 490 तो बुक प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4,90,000। पहले उसमें पूछा ही क्या है, आप मुझे बुक प्रॉफिट बता दीजिए। तो बेटा बुक प्रॉफिट कितना हो गया? 4,90,000। सेकंड पूछा है, सेकंड में पूछ रहा है अलाउएबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एज पर सेक्शन 40B। कितनी सैलरी अलाउड होगी? एक सेकंड, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था सैलरी विल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट। और बेटा 4 लाख रुपए बुक प्रॉफिट है, इसके शायद आपको 2 हिस्से करने होते थे। पहले हिस्से में कितना? 3 लाख। अच्छा दूसरे हिस्से में कितना आता है बेटा? बैलेंसिंग फिगर आता है क्या? कितना? 1,90,000। अच्छा पहले वाले हिस्से में कितना मिलता है पीडीबी? 90%, मतलब कितना? 2,70,000। और इधर वाले पे 60% कितना? 1,14,000, 1,14,000 रुपए। यस और नो? तो बेटा कितनी सैलरी दे सकते थे आप? ये दोनों मिला के सैलरी आप दे सकते थे, जो कि कितनी है? 3,84,000। आप मुझे बताइए आप इतनी दे रहे हो या फिर आप तो दे रहे हो 4,80,000। कितना वाला अलाउड होगा? विच एवर इज लोअर वाला अलाउड होगा बेटा। तो यहां पर कितना अलाउड होगा? 3,84,000 रुपए। पूछ रहा है कितना अलाउड होगा, बता दो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3,84,000। अरे यस और नो? अब बेटा किस किस को ये क्वेश्चन एब्सोल्युटली क्लियर है? अगर क्लियर होगा तो मैं आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको मुझे आंसर करना पड़ेगा। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा प्लीज फोकस करना इस क्वेश्चन को मां के। चलिए एक काम करिए, सेक्शन नंबर 40B। चलो टेक्निकल क्वेश्चन पूछने वाले थे अपन। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, सीएस में सेम टैक्स है इंटर जैसा? हाँ बेटा पूरे इंडिया में एक ही इनकम टैक्स है। कोर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी टैक्स यही है। अब बेटा एक क्वेश्चन मेरा आपसे, आपने यहां पर कुछ इनकम लिखी, यहां पर कुछ इनकम लिखी, और आपका अभी जो फिगर आ रहा है बचा हुआ फिगर वो आ रहा है 7 लाख। अभी कुछ डिडक्शन आपको लेना बाकी है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ डिडक्शन। जैसे कि बेटा अभी आपको डेप्रिसिएशन, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। अभी आपका डेप्रिसिएशन लेना बाकी है कितना? 1.5। अच्छा और क्या लेना बाकी है? सर इंटरेस्ट लेना बाकी है, वो कितना है बेटा? 60,000। और बेटा आपको सैलरी भी अभी लेना कुछ बाकी है, वो कितनी है? 480 नहीं, कितनी? 3। सर जितना अलाउड होता है उतना ही लिखा जाता है। यहां पर कितना लिखा जाएगा? 3,84,000। कोई भी बच्चा कुछ भी फिगर लिखने की गलती मत करना, जितना अलाउड होगा वही लिखा जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं पीजीबीपी बताइए, क्योंकि बेटा पीजीबीपी तो फाइनल वाला ही होता है, वो तो क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए इंटरमीडिएट कुछ भी दे दिया था बीच में। तो आप मुझे बताइए पीजीबीपी कितना है? 1,06,000। कैसे बेटा? सभी इनकम लिखी होंगी आपने, सभी खर्चे लिखे होंगे, अलाउड वाले तो आपका क्या आ गया होगा? फाइनल पीजीबीपी 1,06,000 रुपीज। किस किस को ये बात क्लियर है? एब्सोल्युटली। और ये क्वेश्चन कर लोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको, ऐसा एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बन जाएगा आपसे या नहीं बनेगा? इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आपसे पूछने, मुझे जल्दी जल्दी से आंसर करिए। आप मुझे बताइए बुक प्रॉफिट के बेसिस पे लिमिट कितनी आई थी आपकी? 3 लाख, मतलब बुक, एक सेकंड, बुक प्रॉफिट कितना आया था? 4,90,000। और सैलरी की लिमिट कितनी आई थी? 3,84,000। बेटा एक चीज आंसर करिएगा, अगर आप सैलरी दे ही 2 लाख रहे होते तो आप 2 लाख लिखते या पूरे 3,84 लिख देते? 2 लाख। समझ रहे हो ना बेटा? दिस इज मैक्सिमम सैलरी यू कैन गिव। जो आप एक्चुअल में दे रहे हो अल्टीमेटली आपको वही लेना है, लेकिन मैक्सिमम कितनी ले पाओगे? 3,84,000 रुपए। अरे यस और नो? और इंटरेस्ट यार अगर यहाँ पर 8% होता तो आप कितना डिडक्शन लेते? 8%।
क्योंकि यहाँ 15% था तो आपने मैक्सिमम कितना डिडक्शन लिया है 12%। क्या आपको ये सब बातें क्लियर है? चलिए बेटा इस क्वेश्चन को मजाक से हटके एलडीआर मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा आपको आखिरी में। अब इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 बेटा पापा सेक्शन का क्वेश्चन है। पापा सेक्शन कौन से थे? 43B। एक बार मैं आपको 43B भी एक बार क्विक रिकैप करवा देता हूं, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। कुछ 5-6 खर्चे होते थे आपके पास, कुछ आपके पास 5-6 खर्चे होते थे जहां पर डिडक्शन आपको कब मिलता था? जब आप इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पहले उन खर्चों को पे कर दो। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, अरे यस और नो? लीव सैलरी, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, लीव सैलरी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड एंड न्यू पेंशन स्कीम, एनी सम पेबल टू रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवेज असेट, अरे यस और नो? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम 5 पीपल बेटा, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और क्या था? एनी टैक्स ड्यूटी और सेस। वापस से बता रहा हूं मैं, टोटल 6 खर्चे, टोटल 6 खर्चे कौन से सेक्शन के अंदर लिखे थे? 43B के अंदर। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, 43B के अंदर 6 खर्चे लिखे थे जहां पर आपको डिडक्शन कब मिलता था? मैं आपको बताऊं, जब आप सही में उन खर्चों को पे कर देते थे ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अरे यस और नो? मतलब आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए, 43B ने आपको 31 मार्च तक का टाइम दिया था या 31 मार्च तक, 31 मार्च के बाद वो उसने ड्यू डेट तक गया था वो? और ड्यू डेट आपको पता है 31 जुलाई होती है या 31 अक्टूबर होती है या फिर 30 नवंबर? उस ड्यू डेट की बात हो रही है, यस और नो? तो बेटा कुछ खर्चों का डिडक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आपने उनको उन ड्यू डेट तक पे कर दिया हो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। खर्चे कौन कौन से थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनी टैक्स ड्यूटी और सेस, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अच्छे फंड, न्यू पेंशन फंड, है ना? अरे यस और नो? लीव सैलरी टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम 5 पीपल बेटा, शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अरे हाँ या ना? लास्ट में क्या था? एनी सम पेबल टू रेलवे फॉर यूज ऑफ इट्स असेट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपन। अब बेटा ये मत बोलना रिवाइज करवा दीजिए बेटा, इतनी देर से वही करवा रहा था। Hari, an individual carried on business of purchase and sale of agriculture commodity like paddy, wheat, etc. He borrowed loan from Andhra Pradesh State Financial Corporation. State Financial Corporation. Interest on loan taken from 5 people. Scheduled bank, State Financial Corporation. तो आपने स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया है और आपने इंडियन बैंक से लोन लिया बेटा, इंडियन बैंक शेड्यूल्ड बैंक है, लिखा है एंड हैज नॉट पेड इंटरेस्ट इज डिटेल हियर अंडर। आपने लोन तो लिया है बच्चे, आपने लोन तो लिया है। लोन पता है किससे लिया है? 5 लोगों से, है ना? उन 5 लोगों से, मतलब जो खास 5 लोग थे उनसे लोन लिया है, लेकिन आपने लोन का जो इंटरेस्ट है उसको पे नहीं किया। तो आप मुझे बताइए इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वजह 43B। अरे यस और नो? आप आगे बेटा आपको इंटरेस्ट का अमाउंट बताया। अगेन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे फुल फ्लेज क्वेश्चन में पूछा जाता है ये पॉइंट। तो बेटा ये 43B के अंदर बेटा ध्यान से सुनना, आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना बाकी है। 15 लाख रुपए का क्या बाकी है बेटा? इंटरेस्ट पे करना। अब मुझे एक चीज बताइए, डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो डिडक्शन विल बी अलाउड। अच्छा आगे क्या लिखा है? इंडियन बैंक 30 लाख रुपए, डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका भी नहीं मिलेगा। वजह बताइए क्यों नहीं मिल रहा है? सर पे नहीं किया है। अगर पे कर देते तो मिल जाता, पे ही नहीं किया तो 43B टांग अड़ा रहा है, 43B डिडक्शन नहीं लेने दे रहा। आगे मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में हमेशा ऐसा होता है, आगे आप गए बेटा उन बैंक्स के पास और आपने रीस्ट्रक्चरिंग करवाई है लोन फैसिलिटी की, और आपने पता है लोन को कन्वर्ट करवा लिया 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो एक काम करिए बेटा, 15 लाख को अगर आप 60 इंस्टॉलमेंट में करोगे तो कितना पर इंस्टॉलमेंट आएगा? सर इधर आएगा 25,000 और इधर कितना जाएगा? 50,000। बेटा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद टाइप का भी रखना है ये क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको बता दूं कंसेप्ट वही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो वैसे ही आपको क्लियर रहेगा। 25,000 रुपए का आपका इधर का इंटरेस्ट है पर इंस्टॉलमेंट, और इधर कितना है बेटा? 50,000। कैसे निकाला यार? सर 15 लाख डिवाइड बाय 60 और 30 लाख डिवाइड बाय 60। देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 को हरी ने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए एपी वाले को, और 3 इंस्टॉलमेंट किसको पे कर दिए? इंडियन बैंक को। तो बेटा आपने कुछ पे कर दिया है। आपने बेटा 5 इंस्टॉलमेंट किसको पे करी है? इसको। तो 5 इंस्टॉलमेंट इसकी है कितनी? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी है? 1,25,000।
और इधर अगर मैं बात करूं इंडियन बैंक को, तो कितनी इंस्टॉलमेंट आपने 50,000 की 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, मतलब कितनी 1.5 लाख। तो आप मुझे बताइए ना कितना आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा? 2,75,000 रुपए, 2,75,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बेटा प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज फोकस करिए इस पे, जल्दी से अब मुझे आंसर करिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। यहां पर 15 लाख और 30 लाख ड्यू है, तो डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर बेटा आपने बताया आप गए बैंक के पास, आपने उनसे बात करी कि हम आपको इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आपने इंस्टॉलमेंट बनवा ली। पहले वाले की कितनी बनी है? 25,000, और दूसरे वाले की कितनी बनी है? 50,000। तो आपको बेटा पूरे अमाउंट का नहीं मिला, लेकिन आपने पहले वाले की 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो क्या 5 इंस्टॉलमेंट का मिल जाएगा? यस। तो पहले वाले में कितने का मिल जाएगा? 1,25,000। और बेटा इधर 50,000 की आपने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करी है? 3। तो इधर कितने का मिल जाएगा आपको? 1.5 लाख। मतलब टोटल आपको कितने का डिडक्शन मिल जाएगा? 1,25,000 प्लस 1,50,000, मतलब टोटल कितने का मिल जाएगा बेटा? 2,75,000 रुपीज, 2,75,000 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा डिडक्शन। किस को? ये क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी होना चाहिए यहाँ पर। और मैंने जो आपसे रटने का बोला है वो मैंने आपसे इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से बोला है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑलरेडी पता था कि जितना इंटरेस्ट आप पे कर दोगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, जितना नहीं करोगे उसका नहीं मिलेगा। तो बेटा आपने 5 इंस्टॉलमेंट इसकी पे करी है तो उसका मिलेगा, इसकी 3 पे करी है तो इसका मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 मेरे आपसे पूछूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सा सेक्शन था? 44AA। विनोद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट। बेटा एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन है फिल्म आर्टिस्ट। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में उसकी ग्रॉस एसेट है 1,15,000, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में है 1,80,000, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 2,10,000। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक लिमिट बताई थी 1,50,000। अगर तीनों साल में है तो आपको क्या मेंटेन करनी होती है? बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या तीनों साल में है? कौन से साल में नहीं है सर? पहले साल में। तो पहले साल में नहीं है, तीनों साल। तो आप मुझे बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है या नहीं करनी? करनी है या नहीं करनी? नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। वजह बताइए मुझे। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और बता दीजिए, ये तो यार एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है, 3 साल से कर रहा है बिजनेस, तो मुझे बताइए 1.5 लाख पहले साल नहीं था, अगले 2 सालों में तो इसको नहीं करनी। लेकिन इसी की जगह एक मिस्टर माज होते जो कि न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनका करंट ईयर का ही एक्सपेक्टेड 1,80,000 होता अगर, तो आपको पता है न्यू के केस में आपको 3 साल देखना ही नहीं है, आपको तो करंट ईयर का एक्सपेक्टेड देखना है। क्या करंट ईयर में ही क्रॉस कर जाओगे? अगर कर जाओगे तो आपको करनी पड़ेगी। अरे यस और नो? चलिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एमसीक्यू में कभी पूछा जा सकता है अगर पूछे तो, बाकी इससे नहीं पूछा जा सकता। इलस्ट्रेशन नंबर 15 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर, कट फिर भी मत करिए बेटा। अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो फिर आपको वही क्वेश्चन मार्क करने जो मैं आपको करवा रहा हूं। जिसको नहीं है क्लियर तो भैया वो मार्क करिएगा फिर। अब बेटा अपन पहला क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 44AD याद है? 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ बिजनेस। इधर देखिए बेटा सब लोग, 44AD में क्या याद है आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। सर अगर कोई एलिजिबल असेसी है, एलिजिबल असेसी मतलब जिसका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर था, है ना, वो ब्रोकरेज वगैरह एजेंसी वगैरह के बिजनेस में नहीं था, रेसिडेंट इंडिविजुअल था, रेसिडेंट एचयूएफ था या फिर रेसिडेंट फर्म था, टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है मतलब छोटा है, आप उसके केस में 8% या फिर 6% इनकम डिक्लेयर करते थे। 8% कब? सर कैश में हो तो 8%, 6% कब? बैंक में हो। और बेटा अगर मान लीजिए 31 जुलाई ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है, तो बेटा इनकम 31 जुलाई 2023 को अगर कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, तो उस पर भी कितना परसेंट लगेगा? 8%। यस और नो? अच्छा 44AD लेने के फायदे, सर दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेट करना है। 8%, 6%। सेकंड फायदा एडवांस टैक्स 4 नहीं, 1 इंस्टॉलमेंट। तीसरा फायदा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी, ऑडिट नहीं करवाना। ऐसे ही कुछ था? अच्छा
अगर एक बार आपने 4480 ले लिया तो अगले 5 बार भी लेना पड़ता था, नहीं लेते थे तो 2 पनिशमेंट। एक सेकंड बेटा, अगर आपने एक बार 4480 ले लिया तो आपको अगले 5 साल भी क्या लेना पड़ेगा, 4480। और अगर आप 4480 नहीं लेते हो तो आपको 2 पनिशमेंट मिलेगी। पहली पनिशमेंट, अगले 5 साल तक 4480 नहीं मिलेगा। सेकंड पनिशमेंट, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगी, ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है तो। अरे यस और नो? मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, एज इट इज क्वेश्चन। जो मैं आपसे बोलता हूं इनकम टैक्स में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ये क्वेश्चन सेम रिपीट होता है। अगर आता है तो 12 नंबर का, 10 से 12 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। चलिए, मिस्टर प्रवीण इंगेज इन रिटेल ट्रेड। बेटा पहले आप बताना एलिजिबल है या नहीं। मिस्टर प्रवीण इंगेज इन रिटेल ट्रेड रिपोर्ट्स अ टर्नओवर ऑफ 1,98,50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। 22-23 में उसका टर्नओवर 1,98,50,000 है। कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि वो एजेंसी बिजनेस कर रहा है, ब्रोकरेज बिजनेस कर रहा है, एक्सेट्रा। अरे यस और नो? और कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि वो नॉन रेसिडेंट है, मतलब वो कौन है यार, रेसिडेंट। His income from the said business as per books of account is 13,20,000 रुपए। बेटा आपकी बुक में यहां से एरो निकलना चाहिए कि ये आपका नॉर्मल पीजीबीपी है। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, 13,20,000 रुपए। क्योंकि लिखा है ना, देखिए आप पढ़िए क्या लिखा है, हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट इज 13,20,000 रुपए। मतलब ये तो आपका पीजीबीपी ईमानदारी वाला है। लिखा है ना, कंप्यूटेड एज पर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 4D ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आगे लिखा है बेटा, रिटेल ट्रेड इज ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर प्रवीण फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। एक सेकेंड, सिर्फ जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूं ना, सिर्फ इस लाइन को देखिएगा। रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिस्टर प्रवीण। मिस्टर प्रवीण का एकमात्र बिजनेस क्या है, रिटेल ट्रेड। आगे लिखा है इन असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 was first year for which he declared his business income in accordance with the provision of presumptive taxation under section 44AD। बेटा मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में सबसे शानदार लाइन यही है, यहां से लेके यहां तक। ध्यान से सुना बेटा। आप पता है करंट ईयर में जब आप बात कर रहे हो ना, 22-23 की बात कर रहे हो, 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा होगा सर, असेसमेंट ईयर 23-24। करंट वाला असेसमेंट ईयर कौन सा है बेटा, 23-24। इस क्वेश्चन में लिखा है पिछले साल, मतलब 22-23 में ऑलरेडी वो कौन सा सेक्शन ले चुका था, 44AD। आप मुझे बताओ, क्या आज ही उसके साथ बेवफाई कर सकता है या इसको आज भी 44AD लेना ही पड़ेगा? क्यों लेना पड़ेगा सर? 44AD एक बार ले लिया तो अगले 5 साल तक लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो 2 पनिशमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ऑडिट करवाना, और दूसरी पनिशमेंट कौन सी होती है, अगले 5 साल तक नहीं ऑप्ट करना। तो आपसे पता है ये जो इन्फॉर्मेशन अभी तक गिवन है ना, इस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड आपसे वो 4 क्वेश्चन पूछेगा। हमेशा यही सेम क्वेश्चन होंगे। 44AD का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके लिए। 44AD मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि 44AD का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आप इजीली आप इसको सबको आंसर कर दोगे। इज मिस्टर प्रवीण ऑल्सो एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। क्या वो 23-24 में भी 44AD ले सकता है? क्यों ले सकता है सर? टर्नओवर लिमिट के अंदर है। अरे यस और नो? क्या ले सकता है वो? यस। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, इफ सो, अगर ले सकता है तो डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम द रिटेल ट्रेड एज पर एप्लीकेबल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अज्यूमिंग होल ऑफ द टर्नओवर रिप्रेजेंट कैश रिसीट। पूरा टर्नओवर उसका कैसा है बेटा? कैश। मतलब कितना परसेंट? 8%। 15,88,000, 15,88,000 रुपए आपकी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। किस किस को ये 2 पॉइंट क्लियर हैं? मतलब इजी है। चलिए तीसरा बेटा, तीसरा पॉइंट, in case Mr. Praveen does not opt for presumptive taxation of income from retail trade, what are his obligation under Income Tax Act 1961? He is asking about punishment. He is asking about punishment. तो punishment number 1, अगले 5 साल तक 44AD नहीं लेने दोगे। तो बेटा करंट ईयर पता है कौन सा है? करंट ईयर है 23-24। करंट ईयर है असेसमेंट ईयर 23-24। तो 23-24 की बात नहीं कर रहा। अगर 23-24 में छोड़ा तो 24-25 और उसके 4 साल, समझ रहे हो ना? अगले 5 साल तक आप क्या नहीं ले पाओगे? 44AD। मतलब पनिशमेंट नंबर 1 क्या होने वाली है? असेसमेंट ईयर 24-25,
25, 26, 27, 27, 28, 29 तक आप क्या नहीं ले पाओगे? 44 AD नहीं ले पाओगे। क्या आपको पनिशमेंट नंबर 1 क्लियर है? अच्छा, पनिशमेंट नंबर 2 सर, पनिशमेंट नंबर 2 बेटा, पनिशमेंट नंबर 2 पता है क्या है? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट भी, मतलब क्या मैं शॉर्ट में ऐसा लिख दूं, बुक्स भी करना पड़ेगी और क्या भी करवाना पड़ेगा? ऑडिट भी आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर बुक्स और ऑडिट जब ही करवाना होता है जब आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। इस क्वेश्चन में आपकी इनकम 13,20,000 है, तो आपको बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगी और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। सिंस योर इनकम इज मोर देन 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अरे यस और नो? इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 4 देखता हूं, पॉइंट नंबर 4 कौन आंसर करेगा? What is the due date for filing is return of income under both the option? एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, पीडीपीपी बहुत शानदार क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत सीरियसली लेना है। ईमानदारी की बात है, मैं आपको, अगर आप इनकम टैक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक ही तरीका है पीडीपीपी से पार पाना। और मैं आपको बताऊं, सबसे हल्का, एक बार किसी ने मेहनत कर ली, सबसे हल्का टॉपिक पड़ता है आपको ये एग्जाम में, और बच्चा पता है छोड़ के जाता है, ये पीडीपीपी छोड़ के जाते हैं बच्चे। और पीडीपीपी आपका प्रैक्टिकल लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और पीडीपीपी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन नंबर 1 आपका सीए फाइनल में कंपलसरी क्वेश्चन पीडीपीपी, सीए इंटर में भी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का मेन जो पार्ट होता है वो पीडीपीपी से होता है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस होने के बाद भी सिर्फ बच्चा, क्योंकि ये वेग जाता है, वेग, और बेटा वेग सिर्फ फर्स्ट टाइम जाता है, ये एक बार कर लिया ना, अगली बार सिर्फ आप रीडिंग करते हो और ये इसमें आपका काम हो जाता है। सिर्फ रीड करने से आपको ये चैप्टर बनता है। रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलेगा, आपको वहां ध्यान रखना पड़ेगा। 182 दिन की कंडीशन, 60 दिन की कंडीशन, कहां आपको सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सिर्फ रीड करने से, एक बार आपने अपने आप को पीडीपीपी में डेवलप कर लिया, सिर्फ रीड करने से आपका काम चलेगा। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर बोथ दी ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है यार? नॉर्मल। तो बेटा अगर नॉर्मल ऑप्शन है तो क्या ऑडिट करवाना पड़ेगा? अरे नॉर्मल है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा ना। अगर नॉर्मल है तो आपको, नॉर्मल बेटा मतलब 44 AD के अलावा, तो बेटा नॉर्मल है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, और ऑडिट करवाना पड़ेगा तो ड्यू डेट विल बी 31 अक्टूबर। अच्छा, अगर आप 44 AD लेते हो तो सर ऑडिट नहीं करवाना, और ऑडिट नहीं करवाना तो 31 जुलाई। समझ रहे हैं क्या आप लोग? मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बारीकी में आपको बता दूं, वैसे मैं आपको सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं, एक बारीकी में आपको बता दूं, यहां पर आप लोग प्लीज इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा, इस लाइन को, कि असेसमेंट ईयर 22-23 वाज द फर्स्ट ईयर फॉर व्हिच ही डिक्लेयर इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। मतलब बेटा आज आपके पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं है ना, आप ऑलरेडी लेके बैठे हो, मतलब आज आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ऐसा बोलता है 44 AD। तो इस लाइन को आप स्पेशली हाईलाइट करके रखिएगा, क्योंकि पता इसी लाइन की वजह से आपका थर्ड आंसर इसी लाइन पे तो डिपेंड कर रहा है। अगर आपने करंट ईयर में नहीं लिया तो 2 पनिशमेंट उसी वजह से मिलेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी लेकर बैठे हो। इसलिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना है, ऑडिट भी करना है, और आपको क्या भी करना पड़ रहा है बेटा, अगले 5 साल तक 44 AD नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 17, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 17 अगेन बेटा ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 44 AE, सेक्शन नंबर 44 AE गुड्स गैरेज। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन फिर नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। मार्क दिस क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट। और बेटा मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करवाए, आप लोग उसमें प्लीज मतलब उसको मस्ती मजाक में मत लीजिएगा। जो चीज मैं आपसे इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं वो है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं मार्क करवा रहा हूं, मस्ती मजाक में नहीं करवा रहा हूं कुछ भी। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करवाए, क्योंकि बेटा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो मैंने जो क्वेश्चन मार्क करवाए वो उसमें से उठ के पॉइंट्स आते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका आपको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। आपसे 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 44 किसी भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा था ऊपर कौन सा वाला सेक्शन था सर, इलस्ट्रेशन नंबर 16 था 44 AD। और बेटा आज मैं आपको बताऊं, आज है इलस्ट्रेशन नंबर 17 44 AE। व्हाट वाज 44 AE? गुड्स कैरेज। अगर लाइट मोटर व्हीकल है तो 7,500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल, अगर हेवी मोटर व्हीकल है तो 1000 रुपीज पर मंथ पर व्हीकल पर टन। अरे यस और नो? और लाइट और हेवी क्या होता है बेटा? 12 टन। 12 टन तक है तो लाइट, 12 टन से ज्यादा है तो हेवी। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स,
लाइट मोटर व्हीकल के केस में इनकम विल बी 7,500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल। हेवी मोटर व्हीकल के केस में इनकम विल बी 1,000 रुपीज पर मंथ पर टन पर व्हीकल। अरे यस और नो? हाँ या ना? चलिए एक और चीज, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। और बेटा लाइट और हेवी होता क्या है, अगर 10 टन है तो लाइट, अगर 11 टन है तो लाइट, 12 टन है तो भी लाइट, 12.1 टन है तो हैवी, 12.01 भी है तो हैवी। आप समझ रहे हैं ना, लॉ में क्या लिखा है, 12 टन तक है तो लाइट, 12 टन से ज्यादा है तो हैवी। अब बेटा 12 टन से 1 किलो भी ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हैवी। अरे यस और नो? चलिए एक और चीज मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक जनरल क्वेश्चन। अगर आप 44AD ऑप्ट करते हैं तो क्या आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? सेक्शन सुन लेना मेरी बात, 44AD, अगर आप 44AD अगर आप बेटा 44AD ले रहे हो, 44AD ले रहे हो तो क्या आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? अच्छा, डिडक्शन मतलब दोनों डिडक्शन, नॉर्मल वाले भी और पार्टनर वाले भी। 44ADA लेते हो तो ले सकते हो क्या? अगेन बेटा, ना तो आप एक्सपेंस के ले सकते हो, ना ही आप पार्टनर वाले एक्सपेंस के ले सकते हो। इसके बाद एक और सेक्शन 44AE, आप समझ गए होंगे मैं क्यों बता रहा हूं आपको। यहां पर डिडक्शन बेटा आपको नॉर्मल वाले, पार्टनर वाले मिलेंगे, पार्टनर वाले मिल जाएंगे अगर है तो। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बारीकी है नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बेटा एक और बारीकी मैंने आपको बताई थी, आपने ट्रक खरीदा है 31 मार्च को, पुट टू यूज करा है आपने उसको 5 दिन बाद 5 अप्रैल को, तो पुट टू यूज रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? बेटा पुट टू यूज इज रेलेवेंट ओनली इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट इन केस ऑफ अदर सेक्शन। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? आप कंफ्यूज मत हो ना, आप पुट टू यूज में इतने बह जाते हो कि आप कहीं भी पुट टू यूज देख के उसी में शुरू कहीं भी पुट टू यूज देखकर आप है ना उसको पुट टू यूज का बेनिफिट मत देने लगना। पुट टू यूज का बेनिफिट सिर्फ कहां मिलता है, डेप्रिसिएशन के केस में। अच्छा 44AE क्या सिर्फ रेसिडेंट ले सकता था या नॉन रेसिडेंट भी ले सकता था? बेटा 44AD में लिखा था रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट फर्म। 44ADA में लिखा था रेसिडेंट असेसी। 44AE में लिखा था एनी पर्सन। इट कैन बी रेसिडेंट, इट कैन बी नॉन रेसिडेंट, इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी कंपनी। कोई भी इंसान क्या ले सकता है 44AE। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर एक्स कमेंस द फॉलोइंग बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन फर्स्ट फॉर 2022। ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल ड्यूरिंग 22 कंप्यूट हिज इनकम अंडर सेक्शन 44AE। बेटा आपने 7,000 रुपए, 7,000 टन की, 7,000 किलो की आपने गाड़ी खरीदी है, लाइट है या हैवी है? जो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा ना, आप लोग भी प्लीज इसको बाद में मार्क कर लीजिएगा, अभी मेरे साथ पार्टिसिपेट करके बता दें क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये 7,000 वाली हैवी है या लाइट है? सर दिस इज लाइट मोटर व्हीकल। अच्छा सेकंड, फिर क्यों हैवी? 12 टन से ज्यादा है ना, 12,000 किलो से ज्यादा है। अच्छा अगर बेटा लाइट है तो इनकम कितनी होने वाली है? 7,500। अच्छा लाइट है, ये भी 7,500 और ये भी 7,500, ये भी 7,500, 15,000 बेटा 1,000 पर टन है तो मैंने 15 टन से मल्टीप्लाई करके उसको क्या लिख दिया है 15,000। आप समझ रहे होंगे यस और नो? 1,000 पर टन, 1,000 पर टन था बेटा क्योंकि 15 टन की गाड़ी है तो मैंने इनकम कितनी ले ली है 15,000। अच्छा कितनी गाड़ी है? 2, तो क्या 15 से इससे मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ व्हीकल से, क्योंकि पर व्हीकल था बेटा। अगर 2 है तो आपको 2 महीने का 2 व्हीकल का लेना पड़ेगा। यस और नो? डेट ऑफ परचेज बेटा, डेट ऑफ परचेज है 10 अप्रैल 2022। एक सेकेंड बस मुझे आंसर करिएगा आप लोग। 10 अप्रैल 2022, क्या पूरे 12 महीने तक ये दोनों गाड़ी रही आपके पास? यस, तो क्या मल्टीप्लाई 12 से होने वाला है? हाँ। अच्छा सेकंड बताइए, 15 मार्च 2023, एक महीना। किस किस को बात समझ आ रही है? बेटा ये वाली गाड़ी पूरे 12 महीने तक रही, किसको ये बात क्लियर है? आपने अप्रैल में ली है, मार्च तक है आपके पास, तो बेटा पूरे 12 महीने तो आप यहां पर कितना लोगे? 12 महीने। अच्छा ये वाली 15 मार्च को ही ली है आपने, अभी ली है बस 15-16 दिन पहले, क्योंकि पार्ट ऑफ दी मंथ है तो एक दिन भी है तो आपको पूरा महीना लेना पड़ेगा, मतलब कितना 1
और बेटा ये वाली आपने जुलाई में ली थी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, कितने महीने? तो मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स। और इधर बेटा ये 2 जनवरी है तो 3 मंथ, और ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, कितने महीने हो रहे हैं यार? 8 महीने। तो ये आपके 8 महीने हो जाएंगे। और इधर बेटा ये आपके कितने महीने हो जाएंगे? 2। एक काम करिए, कैलकुलेटर चलाइए और इनकम निकाल के दीजिए, कितनी इनकम मानी जाएगी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 44 AE के अकॉर्डिंग। चलाइए कैलकुलेटर बहुत स्पीड में। और इसमें इस क्वेश्चन को बेटा जैसा मैंने करवाया ऐसा आप कर भी लीजिएगा, इसको नोट, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। पहले आप लोग पहले तो निकाल के दीजिए फिगर कितना आ रहा है। आप क्या निकालोगे? आपसे पहले मैं निकाल दूंगा। मैं तो खुद ही निकालूंगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8। $682500 यही है क्या? 6,82,500 रुपए। तो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम कितनी मानी जाएगी? 6,82,500 रुपए। किसको ये क्वेश्चन अभी तक क्लियर है? बेटा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं आपको इसमें एक और एडवांस लेवल की चीज बताऊंगा। आपको इतना क्लियर है ये? चलिए एक काम करिए बेटा, इस क्वेश्चन में अगर लिखा होता पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हो 10,000 रुपए, तो बेटा पार्टनर सैलरी 10,000 अगर पे करते तो इस इनकम में से भी आपको एक डिडक्शन मिल जाता पार्टनर से रिलेटेड सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, रिम्यूनरेशन, कमीशन एटसेट्रा का। यस और नो? तो आपकी इनकम फाइनल वाली ये फिर कहलाती। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? चलिए अब एक काम करिए बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक मैंने आपको करवा दिए हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बार इसको रीचेक करिएगा, एक बार ऑडिट करिएगा उसका, और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे आपको क्या उसमें करना है, और मार्क कर लीजिएगा अपने अपने अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन आपको आगे देखने हैं। कंसीडरिंग कि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इलस्ट्रेशन 17 ही आपसे इंडिपेंडेंटली पूछा जा सकता है। 17 और 16 इंडिपेंडेंटली पूछे जा सकते हैं। चलिए अभी मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूं। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन संडे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।